बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और इसके साथ साथ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। इस वीक के आखिरी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और जुम्मे का बबरकत दिन है और मेरी तरफ से भी जुम्मातुल मुबारक बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक जनाब, सुबह बखैर, जुम्मा मुबारक हो आप सबको। खैर व बरकत का बायस बने हमारे लिए ये मुबारक दिन। और आज जनाब ज़िंदगी के उन पहलुओं पर हम शो में बात करेंगे जो बराह रास्त डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी, समाज और आपके ताल्लुकात से जुड़े हुए हैं। और आपको ये बता दें कि जनाब भाटी गेट का जो वाक़या है उस पर दिल बहुत उदास है, मखमूम है। 2 मासूम जाने इदारों की गफलत की भीड़ चढ़ गई। देखते हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इस केस को कैसे टेस्ट केस बनाती हैं। गो के ऐलानात तो हुए हैं, उनकी जानिब से कोई निस्फ दर्जन ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एक्शन तो लिया गया है, लेकिन देखते हैं कि मजीद इसमें क्या पेशरफ्त होती है। और इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में आज याददाश्त की कमज़ोरी की वजह जानेंगे और बग़ैर दवा के आर्थराइटिस के इलाज को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसके साथ साथ 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 कामयाबी पर भी बात करेंगे और रिस्क में बरकत कैसे आती है ये राज भी खोलेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है सुनो पाकिस्तान के साथ और आपको प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगेगा। और इन केस अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर हमारे पेजेस मौजूद हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं नाजरीन। हम देख रहे हैं कि शहरों में बैठकर सर्द मौसम का लुत्फ़ उठाते उठाते पाकिस्तान के बालाई इलाकों का भी रुख कर लेते हैं। इस वक्त एक सफ़ेद जो कैद खाने की मानंद लग रहे हैं शिमाली इलाका जात अस्तोर से लेकर वादी नीलम तक ज़िंदगी जो है वो बर्फ़ के ढेर में लिपटी हुई है। रास्ते बंद होने से खुराक ईंधन की किल्लत ने हालात मज़ीद मुश्किल बना दिए हैं और लोग अपने ही घरों में महसूर होकर रह गए हैं। चमन और ज़ियारत में तो दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो वो नुक्ता इंजमात से बहुत नीचे जा चुका है। मगर सवाल ये कि क्या ये सिर्फ मौसमी तब्दीली है या हमारी इंतज़ामी नाकामी भी, क्योंकि बर्फबारी की पेशगोई तो पहले ही कर दी गई थी। आने वाले दिनों की खौफनाक मौसमी सूरत हाल का नक्शा खींचने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान विर्क साहब। बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त बालाई इलाकों में जो ब्लॉक फॉर्मेशन नज़र आ रही है ये मामूल की बर्फ़ है या हम किसी गैर मामूली क्लाइमेट शिफ्ट का शिकार हो चुके हैं? नहीं जी, देखें ज़रा, ये जो बर्फ़बारी होती है ये नॉर्मली हमारे पास दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीनों में ऊपर जो बर्फ़बारी हुआ करती है। अभी भी क्योंकि पिछले चंद सालों से बर्फ़बारी दिसंबर में या नवंबर में नहीं हो रही थी और जनवरी भी पिछले साल में कोई इतना अच्छा नहीं गया, तो इस बार दोबारा से जो बर्फ़बारी शुरू हुई है तो ऐसे लग रहा है जैसे कि ये पहले नहीं हुआ करती थी। ये पहले भी होती है और अभी कोई ऐसी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई, नॉर्मल बर्फ़बारी हो रही है। अच्छा इरफान साहब, वादी नीलम और अस्तोर में बर्फबारी बहुत शदीद है। क्या आपके पास ऐसा कोई डेटा मौजूद है जो ये बता सके कि इस बार बर्फ़ की तय पिछली दहाई के मुकाबले में ज़्यादा है? देखिए, जो हमारे महकमा मौसमियात के जो स्टेशन हैं वहाँ पर उनमें रिकॉर्ड की गई जो बर्फ़बारी है, सारी बात है हम अपने जहाँ पर हमारी लोकेशन पे स्टेशन लगे हुए हैं वहाँ पर हम बर्फ़बारी मैयर करते हैं, मापते हैं। उनके मुताबिक अभी जो है ना वो बर्फ़बारी मामूल के मुताबिक चल रही है। इरफान साहब, बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों की हम बात कर रहे थे, चमन कला अब्दुल्ला की, तो वहाँ पर साइबेरियन विंड्स का असर नजर आता है। ओवरऑल पाकिस्तान पर इनका क्या असर पड़ता देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो अभी शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में जो बर्फ़बारी हुई है और आगे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल और परसों, कल और कल रात जो होगी मज़ीद बर्फ़बारी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक और सिलसिला जो पाकिस्तान में दाखिल हुआ है वो कल और परसों जो है दोबारा से बर्फ़बारी करेगा और शुमाल मगरबी जो बलूचिस्तान होगा वहाँ पर दोबारा से बर्फ़बारी होगी। अच्छा इरफान साहब, सवात और नीलम में राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। क्या आने वाले 48 से 72 घंटों में कोई नया मगरबी सिस्टम दाखिल हो रहा है जो बहाली के कामों में रुकावट डाल सकता है? देखिए, ये वाला जो मगरबी हवाओं का सिलसिला जो होगा, जो पहला जो गुजरा था वो बहुत शदीद था। अब जो सिलसिला आएगा वो इतना शदीद नहीं है, ताहम ये हल्की से दरमियानी बर्फबारी इन इलाकों में वादी नीलम में भी करेगा, गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी, दीर और चित्राल के इलाकों में भी है, स्वात के इलाकों में दोबारा से बर्फबारी होगी।
तो इस तरीके से ये वाला सिलसिला जो है अगले जो होंगे 2 से 3 रोज ये मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह जारी रहेगा, वक्फे वक्फे से, इसमें लगातार नहीं होगा। इरफान साहब, क्या पाकिस्तान में अर्ली वार्निंग सिस्टम हम कह सकते हैं कि इतना लेटेस्ट है कि हम शदीद बर्फबारी से पहले मकामी आबादी को निकाल सकें, या हम अब भी सिर्फ रिवायती तरीकों पर ही इन्हिसार कर रहे हैं और हमने वो मकामी आबादी पर ही छोड़ा हुआ है कि जिस तरह सदियों से वो बंदोबस्त करते आए इस मौसम के लिए वो वैसे ही करते हैं? देखिए, जो महकमा मौसमियात है इस हवाले से अर्ली पेशगोई जो है ना वो करता रहता है गाहे बगाहे। जैसे ही कोई मगरबी हवाओं का सिलसिला आता है तो हम लोग जो हैं वो अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम की ही वजह से जो है ना पेशगी अतला जो है ना वो मौसम के हवाले से वो दे देते हैं। सही। अच्छा इरफान साहब, ग्लोबल वार्मिंग के तनाजुर में ये बर्फबारी हमारे ग्लेशियर्स के लिए खुशखबरी है या मौसम गर्मा में सैलाब से बचने की तैयारियां शुरू करते हैं? देखिए, ये जो बर्फबारी है ये ब्लेसिंग होगी। इसमें इस बर्फबारी के बायस जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनमें जो बर्फ आएगी, आप जब समर आएगा तो आपके जो पानी के ज़खायर होंगे उनमें पानी जो है वो बेहतर हो सकता है। ये बर्फबारी ब्लेसिंग भी है, ये नहीं है कि इसमें आप ये कह दें कि ये ब्लेसिंग नहीं है। ये एक तौर पे आपको ब्लेसिंग के तौर पे नजर आएगा। लेकिन जब समर आता है तो मानसून की बारिशें जब होती हैं उस वक्त जब इंटेंस वेदर आता है या एक्सट्रीम इवेंट आता है तो उस वजह से कोई फ्लड वगैरह जो आते हैं वो एक अलग इशू है। लेकिन इसमें जो सिचुएशन होती है जब ये बर्फबारी विंटर में अच्छी हो जाती है तो आपके जो पानी का बहाव जो होता है समर में वो दरियाओं में बेहतर हो जाता है। इरफान साहब, आने वाले 72 घंटों की अगर हम बात करें तो कितने इंपॉर्टेंट हैं? जिन इलाकों में सर्दी का जोर है क्या वो टूटता नजर आ रहा है? देखिए जी, आने वाले दिन जो है ना उसमें सर्दी में कमी नहीं होगी। नॉर्दर्न एरियाज में ये जो टेम्परेचर्स होंगे ये माइनस में जाते रहेंगे। इसी तरह जो शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर भी माइनस में टेम्परेचर्स होंगे, तो सर्दी में इजाफा रहेगा। मरी में कोई बर्फबारी का इम्कान इरफान साहब इस वीकेंड? देखिए, इस वाले स्पेल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गो के उस तरह की बर्फबारी ना हो, लेकिन ये मरी में जो होगी ये आने वाले 2 से 3 रोज में बर्फबारी हम हल्की बर्फबारी जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हल्की से दरमियानी बर्फबारी मरी, गलियात और जो नथिया गली का गान नारान हो। जैसे कि इरफान साहब ने आपने कहा कि मरी में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बर्फबारी होगी, तो सर्दी की शिद्दत आप क्या बता सकते हैं कि कब तक रहेगी? फरवरी मार्च तक फिर गर्मियाँ आना शुरू हो जाएंगी? देखिए, अभी तो फिल वक्त जो है वो सर्दी रहेगी। सर्दी फरवरी में भी आपको सर्दी महसूस होगी। चंद एक स्पेल जो है ना फरवरी में भी आ जाएंगे, जिससे ये सर्दी यकदम नहीं जाएगी। आस्ता आस्ता जो है ना वो सर्दी जो है ना वो आपको, लेकिन जाके मार्च में जो है ना वो दिन के दर्जा जरा थोड़े सारे ज्यादा हो जाएंगे, जिससे जो है वो सर्दी में कमी आना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया, सर्दी में कमी आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और इस वक्त मौसम जो है वो सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो चुका है। और इलाका जात की अगर हम बात करें तो लोग स्टक हैं, बर्फ़बारी की वजह से रोड ब्लॉक हो चुके हैं और बर्फ़बारी की तहें जमी हुई हैं, तो मामलाते ज़िंदगी जो हैं वो दुशवार हो रहे हैं। और इस वक्त रावला कोट में अब्दुल गफ़ार मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जी अब्दुल गफ़ार, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या दिख रहे हैं? जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ रावला कोट और आज सुबह से ही यहाँ का मौसम खुशगवार है। सुबह से ही जुज़वी तौर पर धूप निकली हुई है। धूप की आंख मचोली का अमल जारी है, जबकि रावला कोट और उसके जितने भी मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, जितने भी उसके नवाही इलाके हैं, उनमें अब तक 3 से 3.5 फुट तक जो है बर्फ़ पड़ चुकी है। ये रावला कोट का एक नवाही इलाका है, देवी गली। यहाँ पर इस वक्त 3 से 3.5 फुट पर तक बर्फ़ पड़ चुकी है और बर्फ़बारी की वजह से अभी भी यहाँ पर बिजली जो है जुज़वी तौर पर बहाल की गई है, जबकि उसके साथ साथ यहाँ की जो राब्ता सड़कें इस जगह पर आने वाली वो तमाम अभी भी बंद है और इंटरनेट की सर्विस भी मुतासर है। जबकि आम शहरी जो है इस खित्ते के, इस इलाके के, वो बुरी तरह मसाइल से दो चार हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या मसाइल है। तो यहाँ तकरीबन 1 हफ्ते से जनाब जानो खस्ता हाल ही है जनाब जानो, ना इधर कोई सब्जी है, ना फ्रूट है, ना दुकानें खुली हुई हैं, ना कोई शख्स का कोई इधर निज़ाम है, कुछ भी नहीं है। तो रोड की इतनी खस्ता हाली है कि यहाँ से अजीरा मैं पैदल गया हूँ। हमारी ये इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि जनाब इसका कुछ हमारे बारे में भी सोचें कि इन लोगों का क्या हाल है।
जब बर्फबारी होती है तो सड़कें बंद हो जाती हैं और उसके बाद बिजली जो है बंद हो जाती है और ये बाज़ार में जितना भी जो सामान होता है ये जो है ये बंद हो जाता है, आटा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो है लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो जनाब अब्दुल गफ़ार हमें जहाँ पर रावला कोट की सूरत हाल बता रहे थे, वहीं पर जलाल अचकज़ई चमन में मौजूद हैं और चमन में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी किस हद तक मफलूज हुआ है ये उनसे जान लेते हैं। जी जलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल एलिया, बर्फबारी और बारिश की वजह से मुल्क के बलाई इलाकों में इस वक्त निज़ाम ज़िंदगी जो है ना वो मफलूज और कर रहेगी, ख़ासकर पाक अफगान सरहदी इलाकों में, जिसमें तोबा चीज़ें के दूर दराज दुशवार पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बिल्कुल मफलूज कर रह गई है, जिसकी राबिता सड़कें शहरों से कट कर रह गई है, जिसमें जो है ना बैना मलेज़े, करतू, अमृत और जोधगर इलाके, दूर दराज दुशारी इलाके, उसमें इस वक्त जो है ना निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज कर रह गई है। वहाँ पे जो हज़ारों की आबादी है, वहाँ पे जो शहरी है वो घरों में मैसूर होकर रह गई है। इस वक्त वहाँ पे जो है ना खुरनी एशिया की जो है ना किल्लत पैदा होगी, उसके साथ साथ अवदियात ना होने की, वहाँ पे औरतें, बच्चे और जो दीगर बुजुर्ग है वो भी जो है ना इस वक्त बीमार पड़े हुए हैं। वहाँ के जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से शहरों तक उसकी रसाई जो है ना वो बंद हो गई। उन लोगों ने पाक फौज और ख़ासकर बलूचिस्तान FC नॉर्थ चमन स्कोर से ये अपील की है कि यहाँ पे हज़ारों की आबादी इस वक्त जो है ना मुश्किलात में है, जो पहाड़ी सिलसिले में जो है ना इस वक्त घरों में मैसूर है। उसने ये अपील की है कि खुदारा जो रास्ते उसको खोल दिया जाए ताकि हमें वह जो है ना शहरों तक रसाई हासिल हो सके। तो जनाब हमने आपको चमन की सूरत हाल भी बता दी है, अब ये जानने का वक्त हुआ चाहता है कि मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या है। यहाँ पे बर्फबारी तो शायद ना हो, लेकिन सर्दी का जनाब दौरा तो है ना, तो हम ओवर टू यू। देखें, आप बर्फबारी दूर से एंजॉय करें, क्योंकि जब हमने आपको कहा कि देखने चलते हैं टीम के साथ, तो टीम के अपने काम थे, आपके अपने काम थे, और जब आप मुझे कह रहे हैं इस बार हमारे अपने काम है, तो बर्फबारी से हम महरूम रह गए हैं। लेकिन यस, दर्जा हरारत हम आपको बता सकते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर मतलब अब्र आलूद और मौसम शदीद सर्द रहेगा। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो है 6 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं -2 और कम से कम -7 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। और सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से बताएं तो मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 14 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। और अगर श्रीनगर का दर्जा हरारत देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो पारा है वो है 4 और कम से कम -3 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 21 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। अगर सवात की बात करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 6 और कम से कम -0 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ी अजला में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है।
और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 20 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 19 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। और मुल्तान का जिक्र करते हैं। मुल्तान में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 24 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द रहने के अलावा बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे यानी कि बलोचिस्तान की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कोयटा की बात करें तो कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 10 और कम से कम 2 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, तुरबत और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबे सिंध का मौसम, जहां अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 27 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि हैदराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर अगर हम देखें तो वो है 26 और मिनिमम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने जान ली। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारे मौसूआत आपके मुंतज़िर हैं, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत ही अहम मौजू प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। रिस्क इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, मगर असल मकसद सिर्फ कमाना नहीं बल्कि बरकत के साथ कमाना है। आज के महंगाई के दौर में हर शख्स रिस्क हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़्यादा कमाना ही कामयाबी की निशानी है? क्या हर आमदनी वाकई हलाल और बरकत वाली होती है? दीन इस्लाम में सिर्फ कमाई की मिकदार ही नहीं बल्कि उसके तरीके, उसकी पाकीज़गी और उसके असरात पर भी जोर दिया गया है। कभी कर्ज मजबूरी बनकर रह जाता है तो कभी आदत और कारोबार में वक्ती फ़ायदे के लिए धोखाधही ना सिर्फ दुनियावी नुकसान का सबब बनती है बल्कि आखिरत में भी संगीन नताइज रखती है। तो आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम बात करेंगे रिस्क में बरकत, हलाल और हराम के नाजुक फ़र्क, कर्ज और कारोबार में दीनी रहनुमाई के बारे में। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए मारूफ मजहबी स्कॉलर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। बुखारी साहब खुश आमदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। बुखारी साहब, दीन इस्लाम में रिस्क में बरकत से क्या मुराद है और इसे हासिल कैसे किया जा सकता है? क्योंकि हर शख्स आजकल इसकी जुस्तजू में भी है और ये कहता है कि कमाई तो बहुत है लेकिन बरकत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम आज आपने मौजू मुंतखब की है और बहुत आपने खूबसूरत दोनों ने इंट्रो में पाकीज़ा ख्यालात के इजहार किया। यकीनन बैसियत एक मुसलमान, बैसियत एक इंसान, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम रिज़्क वो तलाश करें जिसमें बरकत हो। और ये बड़ा अहम सवाल कि बरकत कहते किसे? तो इसके बारे में इमाम राग़िब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ा नाम है इल्मी दुनिया का। वो फरमाते हैं कि सबूतुल खैर इलाही फ़िश्शई, सबूतुल खैर इलाही फ़िश्शई, अल्लाह की किसी भी नेमत में, किसी भी रिज़्क में जब मज़ीद खैर और भलाई आकर शामिल हो जाती है तो उसे कहते हैं ये बरकत हो गई। मा हल्लत फ़ी कलीरिन इल्ला कसुरा वला फ़ी कसीरिन इल्ला नफ़ा। जब वो बरकत आकर, खैर आकर अल्लाह की जानिब से उस रिज़्क में, उस नेमत में शामिल होती है ना, तो वो अगर चीज़ मिकदार में कम हो तो उसकी मिकदार में इजाफा हो जाता है, और अगर मिकदार पहले ही ज़्यादा मुनासिब हो इल्ला नफ़ा तो अल्लाह उसको नफ़ा बख्श बना देता है। वो आपने बड़ी एक प्यारी बात कही कि बाज़ औक़ात रिज़्क तो होता है लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं होती। बरकत नहीं होती कि इंसान महसूस करता है कि पैसे हैं लेकिन उनके अंदर बरकत, तो बरकत जब आती है ना अल्लाह की तरफ से, वो शय मुबारक बन जाती है तो उसका नफ़ा बढ़ जाता है। बाज़ औक़ात उसकी तादाद कम होती है लेकिन उसके अंदर तो वो बरकत अब कैसे हासिल हो, इसके लिए अल्लाह ने ख़ुद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हमें बहुत सारे तरीके सिखाए। उनमें एक तरीका है अल्लाह की ग़ुलामी को इख्तियार किया जाए।
यानी जो अल्लाह के अहकामात हैं रिज़्क़ कमाने के, जो तरीके अल्लाह ने बताए, हदायत दी, इरशादात फरमाए, उनकी हदूद के अंदर रहकर उनके मुताबिक जब बंदा रिज़्क़ कमाता है तो अल्लाह ख़ुद कुरान पाक में फरमाते हैं वो अल्लाह की ग़ुलामी है, उसको तकवा कहते हैं। फरमाया वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये लोग मेरे बताए हुए उसूलों के मुताबिक रिज़्क़ हासिल कर देना तो मैं अल्लाह इनसे वादा कर रहा हूँ, मैं बरकत नहीं बरक़ात उसकी जमा है, मैं बरकतों के इन पे दरवाजे खोल देता, आसमान से भी ज़मीन से भी। दूसरी बात, दूसरा इसका तरीका है जो अल्लाह ने ख़ुद कुरान पाक में फरमाया व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जब ये अल्लाह के दीन के उसूल क्या हैं? फरमाया उसूल ये हैं कि पूरा तोलो, पूरा नापो। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम व वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। ये समझते हैं कि हम कम तोल कर, कम नाप कर अपने रिज़्क़ में इजाफा कर रहे हैं। फरमाया ये तो हलाकत का सौदा कर रहे हैं, इन चीज़ों से नहीं होती। तीसरा फरमाया जब आप अपना हक भी ले रहे हैं ना, उसके अंदर नरमी बरतें, सख्ती ना करें उसके अंदर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अख़ज़हु बिसख़ावत नफ्सिही बूरिक लहू फ़ी व मन अख़ज़हु बिइशराफ़ नफ्सिही लम युबारक लहू फ़ी। जब आप अपनी कीमत भी ले रहे ना, कोई चीज़ दी आपने, कीमत ली, उसने कही 10 रुपये कम है, बूढ़ी अम्मा है, कोई मज़दूर आदमी है, तो आप वहाँ पे सख्ती करना शुरू कर दें कि नहीं मैंने ये भी लेके छोड़ने, तो फरमाया उसको बरकत नहीं मिलती। अगर वो वहाँ पर अपने दिल की सखावत के इज़हार करता है कि कोई बात नहीं जी, माँ जी आप चले जाएं। कोई डॉक्टर के पास जाती है, वो कहती मेरे पास फ़ीस पूरी नहीं, किसी वकील के पास चलेगी फ़ीस पूरी नहीं, तो वो कहता है कोई मसला नहीं जी, मैं आप हमारी माँ है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जी, किसी गरीब के साथ, किसी बहन के साथ। तो जब ये रवैया बंदा अपनाता ना, तो नबी पाक ने ज़मानत दी है ज़ुबान वही से, ज़ुबान नबूवत से, ज़ुबान अतहर से, फरमाया बूरी कलौफ़ी, अल्लाह उसके उन थोड़े पैसों के अंदर बरकत डाल देता है। अगर वो सख्ती करता है उस मौके पे, नहीं मेरा हक मैं लेके छोड़ूंगा, तो फरमाया वो पैसे तो ले लेगा, जैसे रिज़्क़ तो मिल जाता है, मिकदार मिल जाती, लम युबारक लहू फ़ी, लेकिन बाज़ को उसके अंदर बरकत नहीं रहती। बरकत का मतलब क्या? मसला आपने 1000 रुपया लिया किसी से जी, आपको मुसीबत कोई ऐसी पड़ गई, आपको 1000 पूरे का पूरा ही खर्च करना पड़ा, आपने 1000 की जगह पे 800 ले लिया, लेकिन अल्लाह ने आजमाइशों से आपको बचाया, बीमारियों से बचाया, हादसा से बचाया, परेशानियों से बचाया, वो आपके 800 रुपये खर्च ही नहीं होते, बाद वो आपकी जेब के अंदर ही चलते रहते। तो एक मिसाल तो इसी तरह ये होता है बरकत हासिल करने के तरीके। और तीसरी बात यह है कि जब आप हलाल और हराम का भी फ़र्क करते हैं, हलाल और हराम से भी ये बरकत मिलती है। जब आप फ़र्क करते हैं कि ना 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 ये हराम चीज़ है, अल्लाह ने इससे मना किया हुआ है, तो मैंने उसके करीब भी नहीं जाना। मन गश्शा फलैसा मिन्ना। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गल्ला मंडी में तशरीफ़ लेकर गया अपने हाथ मुबारक में, तो आपने एक ढेर लगा हुआ था अनाज का, आपने ऐसे ही उसके अंदर दस्ते मुबारक डाला ना, तो आपको महसूस हुआ कि अंदर जो चीज़ें हैं, अंदर जो अनाज है वो गीला है। तो आपने फरमाया ये ऊपर वाला खुश्क, अंदर वाला गीला क्यों? तो उसने कहा जो रात बारिश हो गई थी तो मैंने खुश्क ला के ऊपर डाल दिया। तो आपने इसको भी धोखा समझा। आपने फरमाया मन, वहाँ आपने ये इरशाद फरमाया था, अंदाज़ा लगाएं कि आज हम क्या कुछ कर रहे हैं, हम खाने पीने की चीज़ों के अंदर क्या क्या मिलावटें कर रहे हैं, हत्ता खाने पीने छोड़कर ज़िंदगी बचाने की अद्वियात के अंदर जो कुछ हम खेल खेल रहे हैं, जो हमारे मासूम बच्चे जो हमारे वो टॉफियाँ खाते हैं, बाज़ इसलिए खाने बिस्कुट खाते हैं, उनके अंदर क्या कुछ हम कर, तो ये जो तो नबी वहाँ आपने फरमाया इतनी मामूली चीज़ के ऊपर भी, जो आज शायद हमारे इस हमारे दौर के अंदर ये चीज़ें हम गुनाह ही नहीं समझते, ऐब ही नहीं समझते, कारीगरी समझते हैं, इसको बड़ा हम फ़न और महारत समझते हैं। तो आपने वहाँ फरमाया था कि ऐसा करने वाला तो मेरी उम्मत से निकल जाता है। बुखारी साहब बिल्कुल, ये जो हम देखते हैं ना, जिस पैसे में बरकत नहीं होती है, जिस तेजी से आता है उस तेजी से जा भी रहा होता है, किसी के ख़त्म नहीं होते और किसी के लगते रहते हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ है बुखारी साहब, ये ज़रा इस बात को खोलिएगा, इसको तफसील में जाके बताइएगा, ये किस तरह से है कि एक शख्स हराम खा रहा है और कहते हैं कि जनाब ये नस्लें तबाह कर देता है, आगे तक नस्लों में चलता है, हलाल खा रहा है तो जनाब नस्लें संवर जाती हैं, ये मामला कैसे है? ये तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, अम्मा मा यनफ़उन नास, अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फ़िल अर्ज़,
जो इंसान अपना तर्ज ज़िंदगी ऐसा बनाता है ना कि उससे इंसानों को फ़ायदा पहुंचता है, इंसानों का भला हो रहा है। यहाँ भी कोई देखे कैद भी नहीं कि मुसलमानों की सिर्फ बात हो, नहीं, अन्नास, इंसानों के, इंसानियत की बात हो रही, चाहे कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, आपने उसको भी नफ़ा पहुंचाना, आपने उसको भी फ़ायदा पहुंचाना, उसकी भी आपने खैर सोचनी। जब आप अपना रिज़्क़ कमाते हैं ना इस बुनियाद पर कि मैंने दूसरों का भला करना है, मैंने दूसरों का फ़ायदा करना है, तो अल्लाह ने कुरान में वादा किया फ़य्यम कुसु फिल अर्ज़, ये जो नस्लों की आपने बात की, फरमाया फ़य्यम कुसु फिल अर्ज़, अल्लाह उसको रूए ज़मीन पर इस्तेहकाम अता करता है, अल्लाह उसको तमकनत अता करता है, अल्लाह उसके अंदर बरकत डाल देता है नस्ल दर नस्ल। वो अगर दुनिया में ना भी रहे ना तो अल्लाह उनकी नस्लों की खुद हिफाजत करता है। ये खुद कुरान पर सूरह अल-कहफ में अल्लाह ने बयान फरमाया, कान अबूहुमा सालिहन। यानी ये जरूरी नहीं कि आप ये सोचें कि मैंने अपनी नस्लों के लिए जोड़ना है, ना, कि जितना खिलाएं हलाल खिलाएं, बाकी अल्लाह जिम्मेदार है, आपको कुछ हो भी जाए तो। सूरह अल-कहफ में अल्लाह ने ये वाक़या बयान फरमाया ना, मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, उन्होंने जाकर 2 यतीम बच्चों की जब दीवार बनाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब में उन्होंने क्या फरमाया था कि कान अबूहुमा सालिहन, ये यतीम बच्चों की दीवार बड़ी रोशन मिसाल। इनका बाप जो थे ना वो अल्लाह के वली थे, नेक आदमी थे, हलाल और हराम का फर्क करने वाले थे। तो अल्लाह ताला तो खुद अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजकर जो नेक इंसान था, इंसानों का फायदा करने वाला, जब दुनिया से चला गया तो उसके बच्चों की अल्लाह ने खुद निगहबानी फरमाई। इसलिए और साथ एक और बात भी जो ये फर्क नहीं ना करता हलाल और हराम का, जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की नस्लों तक, तो उसी आया मुबारक में अल्लाह ने फरमाया फयज़हबु जुफान, वो दुनिया से ऐसे मिटते हैं, उनके कारोबार ऐसे मिट जाते हैं, उनके कारोबारी सिलसिले इस तरह मिट जाते हैं जैसे पानी का बुलबुला, और जब जाग की तरह बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये इन चीज़ों का बड़ा फ़र्क करने की ज़रूरत है। आज के दौर में हम देखें, सोशल मीडिया का दौर है, हर तरफ इतना शो ऑफ होता है, जो कमा रहा है वो बहुत कमा रहा है और अपनी कमाई का दिखावा करता है, गाड़ी बंगले शो ऑफ। दूसरा कोई ऐसा शख्स जो महरूम है इन चीज़ों से, वो देखता है, वो इम्प्रेस होता है, वो कहता है मेरे पास तो नहीं है। तो क्या वो जो इतना शो ऑफ कर रहा है और मगरूर हो रहा है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, ये रिस्क हराम रिस्क में आएगा, हलाल में आएगा, या किस तरह से आप इसको नहीं देखिए, एक है रिस्क हलाल और रिस्क हराम कमाना, उसकी हमने बात कर दी। अब है कि बाज़ औक़ात इंसान के पास रिस्क हलाल ही होता है, लेकिन उसका वो दिखावा इस तरह अंदाज से करता है कि वो दूसरों को तकलीफ का बहस बन रहा है, यानी गलत अंदाज से। एक तो कि अच्छे कपड़े पहन लेना, अपनी ज़रूरत के मुताबिक गाड़ी रख लेना, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मेहमान ज़्यादा आते हैं तो उसको हवेली बड़ी चाहिए, उसको डेरा बड़ा चाहिए, उसको घर बड़ा चाहिए, बैठक बड़ी चाहिए अपने मेहमानों की मुनासबत से, तो वो एक अलग चीज़ है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, वो आप अपने अमाल का जो मामला होता है नीयतों के ऊपर उसका निसार होता है, आपकी नीयत कैसी। लेकिन एक होता है कि एक आप अपनी जरूरत जो है वो 1 लाख रुपए में पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पे 1 लाख की बजाय 20 लाख रुपए लगा रहे हो, नजायज लगा रहे हैं। और जिस तरह आजकल हमारी शादियों के ऊपर हो रहा है कि नजायज हम बहुत ही गलत अंदाज से वहां पर दिखावा कर रहे हैं, वो बिल्कुल जो है वो चीज़ें अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में उनके बारे में फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, ये शेखी बिखारने वाले, दूसरों पे फ़ख्र का इजहार करने वाले और बाज़ खुद अपने तकब्बुर का इजहार करने वाले, अल्लाह इनसे कभी मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह इनसे नफरत करता है, अल्लाह इनसे अपनी मोहब्बत के रिश्ते तोड़ लेता है। और सच्ची बात, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी बाज़ औक़ात इंसान की नहूसत का, नाकामी का बायस बन जाती हैं। तो इसलिए हमें ऐसे मौके, जब खुशी होती है ना इंसान को, नबी पाक फरमाए इन असाबत सर्रा शकर फकाना खैर अल्लाह, उसे अल्लाह के शुक्रगुजार बनना चाहिए, गरीबों को वहां पे याद रखना चाहिए, मिस्कीनों का हक वहां पे, फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम। खुशी के मौके पर अल्लाह जब सरवत दे, दौलत दे, पैसा दे, इज्जत दे, शोहरत दे और खुशियां दिखाए, तो वहां पर फी अमवालिहिम, अपने माल को अपना अकेला माल ना समझो कि मेरा हक है, पर मैं हक्कुम मालूम लिस्साइल वल महरूम, जिनको मैंने नहीं दिया हुआ उनका हक है इस माल के अंदर, उनको याद रखिए। वो हमारे बहन भाई भी हो सकते हैं, बात कर एक भाई को अल्लाह ने ज्यादा दिया, दूसरे भाई को नहीं दिया, तो उसको अपने भाई को याद रखना चाहिए। भाइयों के पास था, बहनों के पास नहीं है, तो उनको अपने बहनों को याद रखना चाहिए। इस तरह बहनों के पास बात होता है, भाइयों के पास उनको अपने। तो ये जो चीजें होती है ना, अपने अजीज़ व क़ारब के अंदर सिला रहमी को याद रखना,
ये माल के अंदर, रिज़्क के अंदर बरकत डालने वाली चीज़ें। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़े कम वक्त में आपने बड़ी खूबसूरती से ये सारे मौज़ूआत जो हैं इनकी कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाई है। और यकीनन जो लोग देखने वाले उन्होंने इससे सबक भी हासिल किया होगा हलाल और हराम जो है वो कितना जरूरी है। ये नहीं देखना चाहिए कि आजकल बस पैसा आ रहा है, ये भी फर्क करना चाहिए कि आ कहाँ से रहा है, हलाल से आ रहा है, हराम से। जब खुदा पाँव में पहनने के लिए जूती दे तो अपनी चाल नहीं बदलनी चाहिए, आपको देखना चाहिए, सब्र करना चाहिए, और सब्र शुक्र करेंगे ना तो बहुत बरकत होगी, और जितना तकसीम करेंगे उतना पलट कर आएगा भी। इसी मैसेज के साथ यहाँ वक्त ब्रेक है, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम में अब कुछ अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात कर लें। लाहौर दाता दरबार तोसी मंसूबे में मुजरिमाना गफलत सामने आ गई, और दाता दरबार जो है वो इस्लाम के सलाम पेश करने के लिए शाकोट की 22 साला सादिया को क्या मालूम था कि वो इंतज़ामिया की मुजरिमाना गफलत की भीड़ चढ़ जाएगी, और 22 साला सादिया अपनी 9 माह की मासूम बच्ची समेत मैन हॉल में गिर गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा दिल दहला देने वाला मरहला वो था जब पुलिस और इंतज़ामिया ने इस अलमिया को तस्लीम करने के बजाय वाक़े को फ़ेक न्यूज़ करार दिया। लाहौर पुलिस ने तो हद्दी कर दी, 100 गवार शोहर की दादरसी के बजाय मुलजिम बनाकर सलाखों के पीछे धकेल दिया। ये महज एक हादसा नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस और दीमक ज़दा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम का वो सबूत है जो इंसानी जान से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को अहमियत देता है। और देखा जाए तो इस पूरे मामले के अंदर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का किरदार इंतहाई जुर्रतमंदाना और मुतासिर कुन रहा। भाटी गेट वाक़ई पर आला सतह का इजलास जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बुलाया। उसमें सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि हादसा नाकाबिले बर्दाश्त है और लाहौर जैसे बड़े शहर में तो ये हरगिज़ कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ना सिर्फ इस मुजरिमाना गफलत को कत्ल करार दिया बल्कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेकर AC, DC, कमिश्नर, DG LDA लाहौर समेत सबको इस खूनी गफलत का बराबर का जिम्मेदार ठहराया। तो मरियम नवाज़ जब इजलास से खिताब भी कर रही थी, बातचीत भी कर रही थी अफसरान से, तो वो क्या कह रही थी आपको सुनवाते हैं। सिर्फ ये बात है कि वहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले गए, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स नहीं ले गए, उस जगह को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई टेम्पररी कोई कवर नहीं रखा गया। मुझे जवाब दें इस बात और बताएं मुझे कि ऐसा क्यों। 10 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बैठे हुए, जवाब एक के पास भी नहीं। कहाँ है जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है टीपा का, उनको अरेस्ट किया आपने? क्यों नहीं अरेस्ट किया उनको भी? प्रोजेक्ट मैनेजर हिमसेल्फ का नाम ही नहीं है जो कि असल इंचार्ज है वहाँ का। आधा दर्जन वहाँ पर जो है वो इंचार्जेस हैं और इंचार्ज ने काम देखो क्या किया। जब आपके पास टेक्नोलॉजी दी है, आपको पूरा इक्विप करके दिया है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, फिर आपकी इतनी बड़ी नेग्लिजेंस, बजाय इसके कि उसके हस्बैंड के सर पे हाथ रखते कि अलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम ढूंढते हैं उसको पकड़ के थाने ले गए और कह दिया कि उसके आपस के ताल्लुकात ख़राब। और नाम अज़मा बुखारी साहबा का आ रहा है। अज़मा बुखारी का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से, इसलिए कि अज़मा बुखारी को जो इन्फॉर्मेशन हमें भी मिल रही थी, आप सबको मिल रही थी, वही इन्फॉर्मेशन अज़मा बुखारी को भी मिल रही थी। और आप लोगों ने बिल्कुल इतने सर्टिट्यूड के साथ बात की कि जैसे हुआ ही यही है। IG साहब काइंडली नोट कर लीजिए, CCPO साहब, असगर सिंधु, उस्मान यासीन, दानियाल सेफ्टी इंचार्ज और अहमद नवाज, इन 5 को 4 को अरेस्ट करें और इनको नहीं छोड़ना, इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग केस बनाएं क्रिमिनल नेग्लिजेंस का। और उनको 1 करोड़ रुपया हम लेके दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से, गाड़ी आप उनको। तो मरियम नवाज़ की गुफ्तगू आपने सुन ली है। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मिर्ज़ा रमज़ान बेग इस वक्त दाता दरबार के सामने उस स्पॉट पर मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल कर लेते हैं। मिर्ज़ा रमज़ान बेग, हमें बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने DC समेत कोई 8 दर्जन के करीब अफसरान को कसूरवार ठहराया है। इनमें से अब तक किन को बाकायदा गिरफ्तार किया जा चुका है? क्योंकि कल उन्होंने बड़ी वाज़ेह हिदायत दी थी IG पंजाब को भी और CCPO को भी। जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और जो 3 ज़िम्मेदार अफसरान थे उनको गिरफ़्तार भी किया गया, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की, जिसमें अहमद नवाज़, दानियाल और असगर सिंधु शामिल हैं। जबकि इसके जो प्रोजेक्टर जाहिद हुसैन है टीपा के, उनका भी इसमें नाम है कि उन्होंने भी गफलत लापरवाही का मुजाहरा किया। और दूसरी तरफ देखा जाए, जब ये इंसिडेंट हुआ तो जो मुतलका इदारे थे, खातून सादिया जब यहाँ इस्लाम करने के लिए दाता दरबार आई, रिक्शा रुका और यहाँ पे तो वो स्टैंड बना हुआ था, टोकन चल रहे थे कि कोई रिक्शा खड़ा हो रहा है, कोई चिंची खड़ा हो रहा है तो उसे टोकन लिया जा रहा है। सबसे पहले जहाँ पे तामीराती काम शुरू किया जाता है वहाँ पे टोकन बिल्कुल नहीं होता, वहाँ फ्री पार्किंग जो अलाउ करनी चाहिए या सबसे पहले रुकावटें खड़ी करनी चाहिए, लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जब वो खातून बच्ची समेत गिरी है। उसके बाद 115 की कॉल आई, रेस्क्यू की इतला आई, उन्होंने यहाँ पे सर्चिंग शुरू की तो 3 से 4 घंटे बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो ऐसा वाकई ही नहीं हुआ, और उसके शोहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछगिछ शुरू कर दी। और उसने बताया कि मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ और जो मेरी बेटी है 9 माह की रिदा, वो इस खुले मेन हॉल में गिर गई हैं, लेकिन उसकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया। और उसके बाद उसको थाने में ले गए, वहां पे उसको ज़दोकोब किया गया। अच्छा मिर्जा रमजान भाई, ये बताइएगा जिस एरिया में ये वाकया हुआ है, रिपोर्ट्स हैं कि 2-3 रोज पहले ही डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर लाहौर बसंत की आगाही मुहिम के लिए भी इसी इलाके में मौजूद थे, तो इसके बावजूद ऐसी मुजरिमाना गफलत का सामने आना, क्या हायर अथॉरिटीज के खिलाफ भी कोई एक्शन होता देख रहे हैं आप? देखिए जी, ये भाटी गेट जो दाता दरबार के ऑपोजिट साइड है भाटी गेट, और ये परिंदा मार्केट कहलाती है जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। और मेरे थोड़ा सा आगे वो गटर है जहां पे वो खातून और बच्ची गिरी है। इसके बाद देखा जाए कि जब ये वाकया हो गया तो फौरी रमजान हमें क्विकली ये भी जरा बता दें, वक्त कम है, कि वो जो पुलिस एहलकार थे जिन्होंने इस खातून के शौहर को थाने मुंतकिल किया, उसे इन्होंने टॉर्चर भी किया ज़हनी तौर पर, और बाज़ इतलात ये भी हैं कि तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। आप कंफर्म भी कर सकते हैं, उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की गई है? देखिए जी, पहली तो बात यह है जो डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर हैं उनके कहने पे उनको अरेस्ट किया गया। डीआईजी ऑपरेशन जो उनको कम से कम डीपली जाके देखना चाहिए था कि ये असल ये मामला क्या है, क्यों इसको अरेस्ट किया जा रहा है, असल हकायक क्या। उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कहा जब लाश मिल गई तो उन्होंने कहा जी वो खातून की लाश मिल गई है। ये जो सरबराह होता है उसको पता होता है कि नीचे मेरे क्या हो रहा है। आप उन एहलकारों को फौरी तौर पर कहते हैं इनको रिलीज करें, वो रात सारी थाने में उनके रिश्तेदार मिन्नतें करते। रमजान, अगर कोई आला अफसर किसी मातहत को ये कह दे कि आप इन्हें चेक करें और वो मातहत जो है वो ज्यादा फुर्तियां दिखाए, शाह से ज्यादा शाह का वफादार बने, तो इसमें आला अफसरान का कसूर नहीं हुआ करता। बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग आपके वक्त का, और मिर्जा रमजान बेग इस पर मौजूद हैं और हमें सूरत हाल से आगाह भी कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या हुआ और एक्शन जो है वो क्या लिया गया है इन अफसरान के खिलाफ। जी बिल्कुल, और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। और अब लेट्स सी, जिस तरह से मरीम नवाज़ कह भी रही हैं कि हम तक जो खबरें पहुंची हमने वही देनी थी, वही इतलात देनी थी, लेकिन इतने आला अफसरान के होने के बावजूद ये फ़ेक न्यूज़ गर्दिश करना, और फिर फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ आप एक्शन भी बहुत ज़्यादा लेते हैं कि फ़ेक न्यूज़ नहीं फैलनी चाहिए। तो सूरत हाल जब मौजूद हो, मौके पे ग्राउंड रियलिटी हो, यस, तो फिर आप कैसे इसमें इतनी गफलत बरत सकते हैं। लेकिन वो टेस्ट केस बनेगा या नहीं बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन। अब बात कर लेते हैं याददाश्त की, और इंसान की जहनी सलाहियतों की बुनियाद जो होती है वो याददाश्त होती है। सोचने, सीखने, फैसले करने और ज़िंदगी को मुनज़्ज़म रखने में याददाश्त का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है। मगर बदकिस्मती से आज के दौर में कम उम्री में ही भूलने की शिकायत आम होती जा रही हैं। बच्चे सबक याद नहीं रख पाते हैं, नौजवान तवज्जो बरकरार नहीं रख पाते हैं, जी फोकस आउट हो रहा है, जोन आउट हो रहे हैं, और बड़ों में ये खदशा जो है वो बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं ये किसी संजीदा बीमारी की अलामात भी होते हैं। तो क्या याददाश्त की कमज़ोरी सिर्फ जहनी थकन है या फिर जिस्मानी और दिमागी अदम तवाज़ुन का नतीजा, और तिब में इस मसले को किस जाविये से देखा जाता है? तो इस खुसूसी सेगमेंट में हम आज जानेंगे कि याददाश्त की वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और कुदरती हकीमी इलाज क्या है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब। फरहान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। फरहान साहब, आजकल तो ये मसला बड़ा ही कॉमन हो चुका है याददाश्त के हवाले से। लोग ये भी भूल जाते हैं कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और चंद मिनट बाद वो भी दिमाग से महव हो जाती है कि जनाब वो स्पॉट कौन सा था। ये मसला आ क्यों रहा है? इवन ऐसे भी होता है कि मोबाइल कान पे लगा और सोच रहे थे मेरा मोबाइल किधर है। ये बिल्कुल ऐसा होता है। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये अक्सर आपने देखा होगा, मैं शुरू में पढ़ता हूँ तो आज इसका भी बता दूँ कि ये भी इसी वजह से इसमें हम दुआ करते हैं रब से ना कि अल्लाह मेरी ज़ुबान खोल दे, मेरा सीना खोल दे और मेरे दिमाग को तेज़ कर दे, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे। एक तो ये है कि इंसान बीमारी के बाद, लेकिन अगर वो ये पढ़ता रहे तो इससे भी इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अल्लाह ताला उसके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाता है। ख़ुसूसन उसका जो नॉलेज होता है ना, जो उसे याद नहीं आ रहा होता, वो याद होना शुरू होता है। इसमें याददाश्त में आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार इस वजह से भी हैं। एक तो नींद पूरी नहीं करते लोग, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ड्राई चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि दिमागी कमज़ोरी का असल ताल्लुक खुश्की के साथ है।
जब दिमाग के अंदर खुश्की, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या रतूबात की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है, इस वजह से दिमागी कमज़ोरी शुरू हो जाती है। तो दिमाग बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दिमागी कमज़ोरी नहीं होती, सिर्फ हमारी तवज्जो नहीं होती। जैसे अक्सर औक़ात मेरे पास पेशेंट आते हैं, अब शिकायत करते हैं जी बीवी मेरी भूल जाती है। मैंने कहा आप इन्हें कह दें कि हम आपको फ़लाँ दिन आपके घर लेके जाएंगे या सूट लेके देंगे, कभी भूली है? कहेंगे नहीं भूली। तो मकसद कहने का सिर्फ उनकी तवज्जो होती है, वो नहीं भूलती। जब तवज्जो नहीं होती, जिस बात को हम याद रखना चाहते हैं याद रख लेते हैं। ये सीधी सी बात है। अक्सर लोग कहते हैं हमें कुछ मतलब लोगों के बारे में भी होता है ना कि मुझे नाम नहीं याद रहते, हालांकि जिसका याद रखना होता है उसका नाम और ओहदा भी याद रहता है। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल ये आपकी बात जबरदस्त है। पहले मोबाइल नहीं थे तो आपको टेलीफोन नंबर याद होते थे, अब वो चूंकि मोबाइल में सेफ हो गए तो तवज्जो ही नहीं जाती। बाजू का यकीन करें, मेरे पास पेशेंट आते हैं, मियाँ बीवी को अपने नंबर का नहीं पता होता एक दूसरे का, इतना भी ये सिर्फ क्या यहाँ पे दिमागी कमजोरी है, अपने नंबर का भी नहीं पता था। लेकिन मकसद ये है कि यहाँ पे क्या है, तवज्जो की कमी है। तो इसमें सबसे पहला काम तो नींद पूरी की जाए, मोबाइल का इस्तेमाल भी कम की जाए, ड्राई चीज़ें को इस्तेमाल कम किया जाए। तो इसमें जो बेहतरीन आपको ये तरीका बताता हूँ, 4-5 असूल अपना लें। एक तो जब सुबह उठें नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ने के बाद अज़कार करें, कुरान मजीद ज़रूर थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है, इससे आपका हाफ़ज़ा तेज़ होता है। उसके बाद अगर आप थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं, आप ग्रीनरी देखते हैं, तो ये दिमाग के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर आप पैदल चलते हैं तो ये भी दिमाग को सुकून देती है। तो इसी तरह मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दें, नींद पूरी करें, पुरसुकून नींद। अगर आपकी नींद कम है, ये भी दिमाग के ऊपर अफेक्ट करती है। अगर आप ज़हनी परेशानी, टेंशन में, ये भी अफेक्ट करती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके लिए बड़ी कमाल की चीज़ें पैदा की हैं। उसमें अगर देखा जाए तो ये आपने अक्सर अखरोट देखा होगा, ये दिमाग की तरह होता है, ये बिल्कुल जैसे इंसान का दिमाग है उसी तरह इसकी बनावट है। ये देखें, इसकी बनावट जो है ना बिल्कुल दिमाग की तरह है। एक अखरोट अगर रोज़ाना इस्तेमाल कर लिया जाए, बजाय इसके कि एक ही दफ़ा बंदा 4-5-6 खाए, एक अखरोट अगर रोज़ाना इस्तेमाल कर लिया जाए और अगर शहद में डाल के इस्तेमाल कर लिया जाए तो और ही अच्छा, डिप करके। नहीं तो अगर शुगर पेशेंट है तो सिर्फ एक अखरोट डेली इस्तेमाल करना आपकी दिमागी सलाहियतों को उभारता है, जबरदस्त है। ये कोशिश किया करें, कोई भी चीज़ है उसे कम अज कम को 30-40 दिन लगातार इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसको अगर कंटिन्यू इस्तेमाल किया जाए तो दिमागी कमजोरी के लिए अखरोट काफ़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ें इस तरह की इस्तेमाल करें तो उससे जो है आपकी यादाश्त तेज़ होती है। कुछ लोग कहते हैं धोखे खाएं तो उससे भी ठीक हो जाते हैं। ये आपकी बात भी सही है कि इंसान जब ठोकरें खाता है ना उसका दिमाग खुलता है इससे। अच्छा, इसमें एक बड़ी सादा सी चीज़ बताने लगा। अक्सर जब हम छोटे थे ना तो वालिदैन क्या करते थे, बादाम की गिरी और किशमिश, और ये मैंने एक चैनल के ऊपर बताया था, बड़ा लोगों ने इसे पसंद किया कि इसमें एक तो अगर आप बादाम की गिरी और किशमिश एक जार में डाल के रख दें, रोज़ाना ऊपर आप सूरह ये जो है अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ये सूरत कसरत से पढ़ के डेली उसके ऊपर फूंक मारते रहें, तो वो डेली बच्चे को थोड़ी थोड़ी सारे बच्चों को खिला दिया करें। तो यकीन करें ये कोई 1 से 1.5 महीना अमल करें, बच्चों का हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगा। फिर देखें, पहले अल्लाह के वली जितने भी थे उनका हाफ़ज़ा क्यों तेज़ होता था, वो तहज्जुद पढ़ते थे। आज साइंस भी कहती है अगर आप ज़्यादा देर तक झुके रहें तो आपका दिमाग तेज़ हो जाता है, क्योंकि खून का दौरानिया दिमाग की तरफ तेज़ हो जाता है। हकीम साहब, जो बच्चे जिनको सबक नहीं याद होता, बड़े वीक होते हैं, बड़ी कोशिश भी कर रहे होते हैं, तवज्जो भी दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, और एक कोई बच्चा है वो 5 मिनट में आता है, पूरा लेसन याद करके सुना के चला भी जाता है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें, जो बच्चे नींद पूरी करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल भी कम करते हैं और खुराक का ख्याल रखते हैं माँ बाप, उनके दिमाग तेज़ होते हैं। हमारे दौर में ये होता था कि जिसको सबक नहीं याद उसे मुर्गा बना दिया जाता था। अब मुर्गा बनाने के बाद ना चेहरा सुर्ख होता था, तो 5 मिनट में याद होता था, जो एक दिन पहले पूरा नहीं याद हुआ 5 मिनट में सबक याद हो गया। वो क्या होता था, खून का दौरानिया दिमाग की तरफ तेज हो जाता था, उससे बहुत ज़्यादा याद होता है। लेकिन इसमें हमारे दीन में ये खूबी है, अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं, सजदा लंबा करते हैं, तो इससे दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है, खून का दौरानिया। और इसमें एक चीज़ इसके बारे में अक्सर मैं कहता हूँ, आपने बल्कि आपको मैंने कहा था खाया करें, इसके बारे में मशहूर है, आमले का खादा, मैंने कहा था पहुंचाया करें। ये पहुंचा दिया आपको। आमले का खादा तो आज ही खत्म हो जाने हैं। आमले का खादा ते सियाणियां दा क्या बाद काम आंदा है। अच्छा। वो इसी आमला के लिए, आमला नजर की कमजोरी के लिए, बालों की कमजोरी के लिए, स्टमक की कमजोरी के लिए, पट्ठों की कमजोरी के लिए बेहतरीन चीज़ है।
अगर आप ये मुरब्बा आमला खाएं तो आपको मेरा ख्याल है कभी कोई और चीज़ खाने की आइंस्टाइन ज़रूरत नहीं बन है। ये जी बिल्कुल ऐसे ही है, मुसलसल खाएं। आइंस्टाइन से हमने भी तो आगे इसे चलें। बालों की प्रोडक्ट्स में ही सुना है बस, नहीं। वरना लोग नहीं खाते। दिमागी कमजोरी के लिए बेहतरीन चीज़ है। जबरदस्त। क्या उसके बाद अगर आप ये तीनों मुरब्बे ले लें, ठीक है, इसमें आमले का मुरब्बा ले लें, हरड़ का मुरब्बा ले लें और गाजर का मुरब्बा ले लें। तीनों को धो के अच्छी तरह खुश्क करके कूट लें, ऊपर चांदी के वर्क लगाएं और इसमें बादाम की गिरी 50 ग्राम, ये सारे ले लें पाव। इसमें 50 ग्राम बादाम की गिरी और 50 ग्राम मगज़ पिस्ता और 50 ग्राम मगज़ अखरोट, ठीक। ये डाल लिया जाए तो ये बेहतरीन आपका एक माजून तैयार हो जाएगा जो दिमागी कमजोरी के लिए बच्चों को दें। ये मज़ेदार भी है, बच्चे शौक से खाएंगे और बेहतरीन है दिमागी कमजोरी के लिए। सही। उसके बाद ऐसा होता है कि अक्सर ये हमारे पास एक है असरोल, ये आपको दिखाता हूँ ज़रा, इतनी कमाल की चीज़ है। हाँ, ये छोटी चंदन और ये असगंधना गोरी, ये दूध के साथ बच्चों को दिया करें दिमागी कमजोरी के लिए, पट्ठों की कमजोरी के लिए बेहतरीन है। उसके बाद छोटी चंदन के नाम से ना एक लकड़ी सी होती है छोटी चंदन, इतना कमाल का रिजल्ट है। अगर वो आप पाउडर करके रख लें, एक चुटकी सिर्फ बच्चे को डेली खिला दिया करें। खुद भी अगर आप डिप्रेशन में है, एंजाइटी, खौफ, टेंशन में रहती हैं, हर टाइम जहनी तनाव बहुत है, तो सिर्फ एक चुटकी डेली अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो आपकी दिमागी कमजोरी भी ठीक हो जाएगी, रेस्ट भी है और ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होगा। टेंशन परेशानी का बेहतरीन इलाज अच्छा है। हकीम साहब, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई इंसान बैठा है, सब तवज्जो भी दे रहा है, बात भी सुन रहा है, लेकिन फिर बात सुनते सुनते एकदम जोन आउट हो गया, कहीं और ही खो गया। ये क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या होता है कि इंसान बाज़-औक़ात किसी और परेशानी में बैठा होता है। अच्छा। हम बाज़-औक़ात कहते हैं वो सामने से कोई गुजर के जाता है ना, तो हम अक्सर कहते हैं आप मेरी तरफ देख रहे थे, आपने मुझे बुलाया ही नहीं। हालांकि वो किसी और, उसका ध्यान कहीं और होता है, वो देख जरूर इधर होता है लेकिन उसे नहीं पता कौन गुजर रहा है। तो इसमें होता है कि ये इंसान जब थोड़ी सी परेशानी में होता है तो यहाँ पे परेशानियों का इलाज प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जिक्र। तो जिक्र में मैंने अक्सर एक जुमला बताता हूँ, अगर आप ये चारों को मिला के एक कलीमा बना लें, और ये मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था और बड़ी बेहतर, अक्सर हम पढ़ते हैं, सिर्फ तरतीब ये कर लें तो इतना कमाल का दिमागी कमजोरी के लिए आपका फोकस से आउट हो जाता है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। सादा सी जी, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अफजल जिक्र है, इससे बढ़ के जिक्र कोई नहीं दुनिया में। उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जन्नत के खजानों में से सबसे बड़ा खजाना है। फिर उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिगफार, जो बंदा माफी मांगता है रब से, जब रब माफ करता है तो नेमतों से नवाजता है। फिर उसके बाद एंड पे दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये चारों दिन में कुछ 200-300 मरतबा, 400 मरतबा पढ़ लिया करें। यकीन करें आप ओवरऑल बहुत सारी बीमारियों से, टेंशनों से, परेशानियों से बच जाएंगे। लेकिन सिर्फ हाफजा तेज करने के लिए ये आयात जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत। देखें, जब ऊंट के बारे में हदीस आती है कि ऊंट की मुहार को बांध के फिर आयतुल कुर्सी पढ़ के, या अगर आपकी शॉप है उसको ताला लगा के आयतुल कुर्सी पढ़ के फिर जाओ। इसी तरह लोग समझते हैं कि हमें घर बैठे बैठाए हर चीज हो जाएगी, आज ये लफ्ज पढ़ते रहेंगे तो दिमाग तेज हो जाएगा। नहीं, पहले पेपर की तैयारी करें, तैयारी के बाद एक टूल है कि आप ये साथ पढ़ें तो रब की मदद आपके साथ आ जाएगी। तो रब की मदद के लिए आपने पहला अपना काम करना है, मेहनत करनी है, फिर आपने वो आयात पढ़नी है, तो इंशाल्लाह आपका हाफजा भी तेज होगा, दिमाग भी तेज होगा। ये जो चीजें हैं सारी, ये भी खाने के साथ साथ मेहनत जरूरी है। अच्छा हकीम साहब, कोई ऐसा नुस्खा बताएंगे जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो हर वक्त जिनका दिमाग सोचता ही रहता है और कभी सोचने जो नहीं होना होता वो भी सोच रहा होता। अच्छा, ये अक्सर औकात पेशेंट जो आ रहा है, ये पेशेंट वो जिसकी आंतों में इन्फेक्शन है, तेजाबियत उसके अंदर बहुत ज्यादा है, आंतों में इन्फेक्शन है, ऐसा पेशेंट अक्सर, ज्यादातर पेशेंट का वेट नहीं बढ़ता, एक जगह पे स्टिल रहता है या कम रहता है। ये इनके अंदर गर्मी खुश्की का गलबा होता है। ये वुजू भी करेंगे तो 3-3 4-4 मरतबा हाथ धोते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई खाना भी खा रहे हैं तो 10 चीजें और सोच रहे हैं साथ। ऐसे पेशेंट का इलाज है ये बड़ा सादा, इनके ना आंतों की इन्फेक्शन को दूर किया जाएगा तो ये मसला हल हो जाएगा। उसमें हल्दी ले लें, मुलट्ठी ले लें और सौंफ ले लें, 3 चीज़ों का पाउडर बना के ना तो ये इस्तेमाल करवाया जाए तो इतना कमाल का रिजल्ट है। जब उनकी तेजाबियत ख़त्म होती है, आंतों की इन्फेक्शन ख़त्म होती है, तो ग़ज़ात जुज़्वे बदन बनना शुरू होती है। जब ग़ज़ात जुज़्वे बदन बनना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद शहद
एक चम्मच एक कप दूध या पानी में मिला के इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें तो ये जो लोग हर टाइम सोचते ही रहते हैं, काम एक कर रहे हैं, 10 सोचें होती हैं, ये सारी सोचें जबरदस्त। ओवर थिंकर के लिए भी नुस्खा आ चुका है और जनाब अगर आपकी यादाश्त की कमजोरी है तो भी नुस्खे मौजूद है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। और अब आप नहीं, अब आप ये सारी चीज़ें खाएं, अपने ऊपर तवज्जो दें और जो बातें याद रखनी है सिर्फ वो याद रखने पर फोकस ना करें तो आपकी यादाश्त अच्छी रहेगी। प्रोग्राम में वक्त ब्रेक का देखते रहे सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में कैंगरूज का गुरूर खाक में मिल गया। 7 साल बाद शाहीनों ने कैंगरूज को T20 में शिकस्त देकर साबित कर दिया कि होम ग्राउंड पर उनका राज कायम है। पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए और साइम अयूब 40, सलमान अली आगा 39 और बाबर आजम 24 रन के साथ नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एडम जब्बा 4 विकेटें लेकर नुमाया बॉलर रहे और हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलवी टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बना सकी और कैमरॉन ग्रीन 36 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। लेकिन इस जीत के जश्न के पीछे एक ऐसा सिफारती तूफान भी जुवा है जिसका रुख बांग्लादेश की जानिब है। एक तरफ वर्ल्ड कप जैसा आलमी इवेंट है और दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ नए तारीखी सिफारती ताल्लुकात। क्या पाकिस्तान बंगालियों को नाराज होने से बचाने के लिए वर्ल्ड कप की कुर्बानी देगा? इस मौके पर कोई भी उठाया गया इकदाम सिफारती माना भी फेर सकता है। पाकिस्तानी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला लेने वाला है और हतमी ऐलान आज या पीर को मुमकिन है। पसे पर्दा क्या चल रहा है? मुमताज़ स्पोर्ट्स एनालिस्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान साहब ज्वाइन करने के लिए। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कैंगरूज की जीत के हवाले से, तो 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। आपकी नज़र में मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था जिसके बाद फतह जो है वो पाकिस्तान के हिस्से आई? सबसे पहले तो जी इट्स ए प्लेजर आपके साथ प्रोग्राम में आना। मैं ये समझता हूँ यार कि ऑब्वियसली होम ग्राउंड था, पाकिस्तान ने शायद टोटल थोड़ा कम किया। 168 विनिंग द टॉस, पहली गेंद पे साहबजादा फरहान आउट हो गए, बट उसके बाद वो जो 74 रन की पार्टनरशिप थी साइम अयूब की सलमान अली आगा की, दैट रीडिफाइंड जो है पाकिस्तान की इनिंग्स, और यही शायद आपका एक वो बना, एक बेस जो है वो यहाँ से आई। और फिर आपकी स्पिन बॉलिंग वाज एब्सोल्युटली स्टुपेंडस, और जिस तरह इब्रार अहमद ने बॉलिंग की वो ही इज ए वर्ल्ड क्लास वाइट बॉल स्पिनर। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमें डिसेप्शन में नहीं रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त वर्ल्ड कप के बिल्डअप पे एज ए वार्म अप यूज़ कर रहा है इन 3 T20 इंटरनेशनल्स को, क्योंकि उनके जो स्क्वाड है उसमें जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्टार्क, ग्लेन मैक्सवेल जो हैं, ये लोग दे वर नॉट अवेलेबल यस्टरडे। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो अपने नए कॉम्बिनेशन, नए प्लेयर्स को भी ट्राई कर रहे थे, और शायद ये अगर पूरी टीम फुल स्ट्रेंथ हो तो और ज़्यादा तगड़ा मैच होता। दूसरा आपको ये भी देखना है कि वो एक दिन पहले पहुंचे हैं, जेट लैग्ड हैं, वो 40-45 डिग्री से आ रहे हैं, और एक्लेमेटाइजेशन के लिए यहाँ पे एब्सोल्युटली कोल्ड इन लाहौर। तो ये सारे फैक्टर्स मद्देनजर रखने चाहिए, हमें कहीं जीत में ये चीज़ें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। तीसरा, कल पाकिस्तान की बैटिंग में कंफ्यूजन नज़र आया, और वो कंफ्यूजन ये है कि आई हैव बीन अ बिग क्रिटिक ऑफ सलमान अली आगा। वो शायद डिजर्व ही नहीं करते थे टू बी पार्ट ऑफ द T20 नेशनल टीम, लेट अलोन के वो कप्तान होते, लेकिन वो पिछले 2-3 मैचेस से इवॉल्व होते नजर आ रहे हैं। कल भी बहुत आला बैटिंग की, इससे पहले श्रीलंका में भी एक ब्लाइंडिंग इनिंग्स खेली। ये चीज जो है वो शायद क्यों नहीं ले पा रहे बाबर आजम मिसफिट लग रहे हैं इस 11 में। ऊपर से हुआ कल क्या है कि नंबर 4 पे बैटिंग की बाबर आजम ने, ओनली द सेकेंड टाइम इन 130 T20 इनिंग्स कि वो 4 पे बैटिंग करने आए, और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 2018 में उन्होंने कोई 37 गेंदों पे 43 किया था। देन ऑफ कोर्स फखर जमान कंप्लीटली आउट ऑफ टच लग रहे हैं या फिट नहीं है। ऊपर से आपने उनको नंबर 5 कर दिया, नंबर 4 पे उनका 152 का स्ट्राइक रेट है। नंबर 5 पे जो वो खेले, वो 107 इनिंग्स में सिर्फ 7वीं मरतबा था कि वो नंबर 5 पे खेले। दिस मीन्स कि अब वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं, यू आर स्टिल नॉट डिसाइडेड कि आपके 3, 4 और 5 कौन होंगे। विकेट कीपर आपने सारे जो हैं वो आप कह सकते हैं कोई भी इनमें से स्पेशलिस्ट नहीं है, स्टैंड इन है। उस्मान खान का इंटरनेशनल करियर जो है वो डिप्लोरेबल रिकॉर्ड है,
और आपने ख्वाजा नाफे ने इतना अच्छा डेब्यू श्रीलंका में किया, अभी उसको आपने बेंच किया हुआ। फिर प्रॉब्लम आ रही है आपके कॉम्बिनेशन में, टू मेनी ऑलराउंडर्स। मोहम्मद नवाज स्पिनर, साइम अयूब ब्रिलियंट स्पिनर हो चुके हैं, अब उन्होंने तो प्रूव कर दिया कि वो पार्ट टाइमर नहीं है, 2 हो गए। शादाब खान आ गए जो कि बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, 3 हो गए। देन इब्रार 4 हैं। तो आपने उस्मान तारिक को भी रखा हुआ है जो कि एक मिस्ट्री बॉलर हैं, जो कि बेंच से कल खेले नहीं। सो ये थोड़ा सा स्पिनर्स को हैंडल करना कि कौन कैसे खेलेगा, और इतने सारे ऑलराउंडर्स के साथ शायद आपको वैसे डेप्थ लगे, लेकिन अब अंडर यूटिलाइज्ड थे मोहम्मद नवाज, वो शादाब से भी नीचे आएगा गालिबन 8वें नंबर पे। सो इट्स आई थिंक कि पाकिस्तान टीम को रिकंसिडर करना पड़ेगा अपना कॉम्बिनेशन। बट एनी विन और 7 साल के बाद अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट्स फैबुलस। बड़ी टीम के अगेंस्ट आप जीते हैं, दैट्स अ जॉब वेरी वेल डन। यस। अच्छा नुमान साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में हालिया गर्मजोशी के तनाजुर में वर्ल्ड कप के बॉयकॉट की खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होता है तो ICC के साथ ताल्लुकात और पाकिस्तान के क्रिकेट से जुड़े मुआशी मफादात पर क्या असरात आप पड़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि बांग्लादेश के साथ जो हमने सॉलिडारिटी दिखानी थी वो दिखा दी। आपने उनके हक में वोट कर दिया। यू वर द ओनली मेंबर बोर्ड, फुल मेंबर बोर्ड, जिन्होंने उनकी जो अपील थी उसको अपहोल्ड किया और उन्होंने आपने वोट किया। फिर आपके चेयरमैन ने पिछले हफ्ते जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा कि बांग्लादेश का प्रिंसिपल स्टांस था एंड उनके साथ ज्यादती हुई है, जो कि हुई है। सो बात उस दिन भी मैंने आपको बताई थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो एक अजीब सा फॉल्ट लाइंस आई हुई ना इंटरनेशनल क्रिकेट गवर्नेंस में, ये पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गेट बैक इनटू द मेन स्ट्रीम, यानी कि एज ए पावर यील्डिंग बोर्ड। और इंडिया ने हमेशा डॉगमेटिकली पाकिस्तान को ट्रीट किया प्रीवियसली। 2008 के बाद वो पाकिस्तान कभी नहीं आए। आप 2012 में भी गए, 2016 में भी गए, 2023 में भी गए। फॉर द फर्स्ट टाइम मोहसिन नकवी जब से चेयरमैन बने हैं, he has actually stood against them। और ये बड़ी, इसमें तो कोई दो आ रही नहीं है कि BCCI जो है उसका वो अब जो ICC है दुबई ऑफिस बन चुका है BCCI का, और हॉस्टेज किया हुआ है इंडियन क्रिकेट ने। अगर आपने इस मैट्रिक्स को तोड़ना है, इस इकोनॉमिक मैट्रिक्स को, ठीक है कि इंडिया की जो एक फाइनेंशियल मार्केट हेगमनी है तो वो आप तोड़ सकते हैं। मैं आपको उस दिन मैंने आपको नंबर्स दिए थे और आपको कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये डिसीजन लेती है तो उस तरह की पेनल्टीज नहीं होंगी। और अगर पाकिस्तान हिस्सा नहीं होता ICC टूर्नामेंट्स का, तो ICC टूर्नामेंट्स का फ्यूचर खटाई में पड़ जाएगा। पाकिस्तान इज नॉट दैट सिंपली इररिप्लेसेबल, जैसे बांग्लादेश का तो क्लाउड ही नहीं था। पाकिस्तान, एक और चीज आप देखें कि इस वर्ल्ड कप में ये जो 55 मैचेस होने जा रहे हैं ICC वर्ल्ड कप T20 2026, उसमें जो जियो स्टार है ओन बाय मुकेश अंबानी, जो ग्रेटेस्ट डोनर हैं BJP के, उनके $911 मिलियन लगे हुए हैं। वेराज पूरी दुनिया के ब्रॉडकास्टर्स के $60.3 मिलियन लगे हुए हैं। सो अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो 1.13 बिलियन का जो चंक है वो निकल जाएगा US डॉलर्स का। तो वो लॉसेस में पहले ही ICC को कंप्लेन कर चुके हैं 2024 के वर्ल्ड कप के बाद, जो US में और वेस्ट इंडीज में हुआ था। और ICC ने उनको कंसेशन दी कि कोई भी और ब्रॉडकास्टर जो है, पेरेंट ब्रॉडकास्टर, वो ICC के राइट उठाने को तैयार नहीं था इस साइकिल के। जब ये दस्तबरदार होने की धमकी दी थी जियो स्टार ने, तो उन्होंने $1 बिलियन कम किया था। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को बस जितना किरदार उसने निभाना था निभा दिया, दोस्ती निभानी थी निभा दी, हक में बात कर दी, मौक़िफ़ अपना लिया, लेकिन अपना एक गेम है उसको खेलना चाहिए, जाना चाहिए। स्याह पट्टियाँ बांध कर चले जाएं, एहतजाज कर लें, इन सब चीज़ों से फिर क्या इफेक्ट होगा? और जो बात आप करें, अगर इन केस वो हो जाता है तो फिर ड्रॉबैक्स क्या होंगे इसके? देखें, मिनिमम आप इंडिया से खेलने से इनकार कर दें। इंडिया आपके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा 2008 के बाद, 18 साल हो गए। व्हाई शुड यू बी कंप्लाइंग टू ICC एंड BCCI एंड प्लेइंग इन द ये ग्लोबल टूर्नामेंट्स इंडिया के अगेंस्ट? आपको कोई नहीं रोक रहा, आप जाएं, आप वर्ल्ड कप खेलें। आप कहें जी हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलते, सारी उनकी इकोनॉमी धड़ाम से गिर जाएगी, घुटनों में आ जाएंगे और आपसे शेयरिंग टेबल पे बात करेंगे। आप जो कह रही है ना काली पट्टी, यहाँ पे BCCI या इंडिया का BJP का एक्सट्रीमिस्ट स्टांस जो है गवर्नमेंट का, वो तो वैसे भी एक्यूज करते रहते हैं। उनका एक अजीब सा वल्गर किस्म का एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म है। तो ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अब काम नहीं करेगी। और दूसरे में सिंबॉलिकली बिल्कुल ये प्रोटेस्ट काम नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें
तो क्या बांग्लादेश को वाकई इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो खेले ना खेले, या हम बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर जज्बाती हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, या फिर पीसीबी की बांग्लादेश के अलावा भी ये कोशिश है कि जो भारत की इजारादारी है, जो मोनोपोली है आईसीसी के अंदर, उसको तोड़ा जाए, उसको डैमेज किया जाए? असल मिशन ये है। या बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जहां तक देखें, एक तो बांग्लादेश की जहां पे आपकी फॉरेन पॉलिसी आ जाती है, आपके रिजुविनेट हुए हैं उनके साथ पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, वो फेडरेशन और गवर्नमेंट जाने। और मेरा नहीं ख्याल है कि अगर पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो वो कोई सॉलिडारिटी में कर रहा होगा बांग्लादेश की। यस, इट इज द एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से ये चीज जो है एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की तरफ टॉस अप हुई और एक पॉलिटिकल नैरेटिव पाकिस्तान का भी बना। जितना मर्जी एग्जैजरेटेड थ्रेटनिंग किस्म की इंडियन जो जर्नलिज्म और मीडिया बातें करता रहे, रियलिटी ये है कि पाकिस्तान एक वाइटल कॉग है आईसीसी के ग्लोबल टूर्नामेंट्स में। अभी आपने जो बात की इजारादारी तोड़ने के लिए बेहतरीन मौका है। अदरवाइज देखें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कितनी रिच कंट्रीज, रिच बोर्ड्स हैं, लेकिन क्योंकि बायलैटरल सीरीज भी इंडिया उनके साथ खेलता है और उसके अलावा आईपीएल में भी उनकी अट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उनके प्लेयर्स को, और फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट है इंडिया पे, क्योंकि 78% टोटल रेवेन्यू आईसीसी का इंडिया से आता है। ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू टोटल जो आईसीसी का 70% इंडिया से आता है। तो वो साइड किक्स बन गए हुए हैं। तो अगर तो आपने सबमिशन में साइड किक्स में रहना है, क्योंकि आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग भी करनी पड़ेगी। जे शाह इज देयर फॉर 6 years, नॉट ओनली 3 years। और अभी तो उन्होंने आपको मध्यम हाथ रखा, धीमा हाथ रखा कि उन्होंने, क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्टेक्स थे उस वक्त, लॉसेस चल रहे थे उनके ब्रॉडकास्टर्स के, वो तैयार नहीं थे, तो उन्होंने आपको परमिट किया, बोर्ड ने अप्रूव किया कि आप जाके न्यूट्रल वेन्यू पे हाइब्रिड मॉडल पे 2027 तक अपने मैचेस खेल सकते हैं। उसके बाद क्या हो अगर वो कंपेलिंगली आपको कह दें कि नथिंग डूइंग, जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया, फिर वो आपके साथ भी कर सकते हैं, नंबर 1। और आप फिर उस वक्त कहाँ खड़े होंगे? नंबर 2, अभी 2027 में आईसीसी की ग्रांट साइकिल का जो है जो मॉडल है वो दोबारा चेंज होना है। अगर उन्होंने रेटिंग बेस कर दिया तो आप क्या करेंगे? आपकी तो जो 34 या 38 मिलियन की जो ग्रांट है, अगर उसको उन्होंने सब्सिडाइज कर दिया, नीचे लेके आगे मार्जिनलाइज कर दिया, वेयर विल यू स्टैंड देन? आपका ये मौका है, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो शायद आप और मैं जिससे ब्लाइंडेड हैं, जो हम नहीं जानते, जो पॉलिटिकल फोरफ्रंट पे, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, उनको कैसे लेके चलना है और उस पर क्या डिसीजन लेना है, तो वो ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली सारे स्टेक होल्डर्स को ये चीज समझेगी। अगर मुझे ये सारी चीजें पता हैं इकोनॉमिक्स और ऑफ क्रिकेट, तो ऑब्वियसली उनको भी अप्राइज किया गया होगा। इकोनॉमिक्स की बात हो रही है नुमान साहब, और वाकई अब थोड़ी पॉलिटिकल मूव भी देखनी होगी। और आपकी वसी नज़र के मुताबिक क्या पाकिस्तान सिफारती ताल्लुकात को मुआशी और खेल के मुफादात पर तरजीह देने की पोजीशन में है, या महज एक अलामती एहतजाज के साथ पाकिस्तान इवेंट में शिरकत का फैसला कर लेगा? जहाँ पे आपको चूज करना पड़ता है कि आपने सबसर्वियंस करनी है या आपने अपने राइट पे और अपनी जगह पे अपने स्टेचर के मुताबिक को एग्जिस्ट करना है इंटरनेशनल क्रिकेट के मॉडल में। साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड पे 21 साल आइसोलेट कर दिया गया था। उनकी क्रिकेट तो बजाय के खत्म होती वो तो बन गई, वो तो रिजुविनेट किया, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट बनाई, वो स्पॉन्सर्स लेके आए, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को अट्रैक्ट किया। और जब वो वापस आए, अगर वो एक absurd किस्म का रेन रूल ना होता 92 वर्ल्ड कप में, वो तो सेमीफाइनल खेलने जा रहे थे। सो वो तो फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लेते। सो दो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको चूज करना पड़ेगा सेल्फ एस्टीम, इंटेग्रिटी, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिक और पाकिस्तान का, या आपने फाइनेंशियल मॉडल में कॉम्प्रोमाइज करना है। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसका प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स सिर्फ नहीं है, उसका प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी गवर्नेंस रही है ऑपरेशंस क्रिकेट की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ये तो मोहसिन नकवी साहब हैज बीन डूइंग अ स्टेलर जॉब, ब्रिलियंट जॉब, ये जो इंटरनेशनल फोरफ्रंट पे उन्होंने आईसीसी को टेक ऑन किया। लेकिन ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने आगे टेल वैगर बनना है, आपने लैप डॉग बनना है श्रीलंका की तरह, या आपने अपनी स्टीम और अपनी इंटेग्रिटी। नुमान साहब, एक ऑप्शन ये भी लास्टली हमें जरा इस पर भी रिस्पॉन्ड कर दें कि अंडर 19 का जो मैच होने जा रहा है 1 फेब को, कहा जा रहा है कि आप इस मैच के अंदर, आप इस इवेंट के अंदर बाइकआउट ना करें, आप उस मैच के अंदर अंडर 19 के अंदर आप इंडिया के खिलाफ खेलने से इनकार कर दें। ये एक ऑप्शन हो सकती है और आप इसको चूज कर सकते हैं। ये जरा कोई वाइज डिसीजन हो सकता है। आप इसे समझते हैं कि ये दानिशमंदाना फैसला हो सकता है या नहीं? आपके पास सिर्फ 2
दो जो है ना पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये कि आप कंप्लीट बॉयकॉट करें, उसकी शायद इतनी जरूरत नहीं है। अगर आप इंडिया से कहें कि जी हमने खेलना ही, चाहे आप फाइनल में भी इंडिया पहुंच जाए, हम भी पहुंच जाए, वी आर नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, तो उसमें फिर आप देखेंगे कि नेगोशिएशन टेबल पे आएगा आईसीसी, एंड देन यू कैन सीक योर ओन बेनिफिट, कि आपने आगे से आप अपनी इंश्योरेंसेज लें, आप आगे अगले साइकिल के इंश्योरेंसेज लें। और इंडिया से अगर आप बायकॉट करने जा रहे हैं, फिर मीनिंगलेस हो जाता है कि अंडर 19 खेले या ना खेले। दैट इज अगेन वो पूरे पैराडाइम में अगर आप देखेंगे आउटले में, तो उसमें तो फिर बड़ा फैसला जो है दैट शुड बी either you boycott playing against India like they have done in the past, not playing bilateral series against you. अब बेनिफिट सारा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड उठाता है बायलैटरल सीरीज का भी, और इंडिया क्योंकि एक फाइनेंशियल जगरनॉट है, बहुत बड़ा मसला है उनका, तो उनको शायद वो ये इन्फ्लिक्शन ले लेते हैं। लेकिन आईसीसी को सोचना पड़ेगा 10 दफा इंट्रोस्पेक्ट करके। नुमान साहब, बहुत ही करेक्ट आपकी सजेशन है और मेरा वोट आपकी तरफ है। जो आपकी सजेशन है ना, मैं भी यही चाहती हूँ, होना ऐसे चाहिए। ज़ाहिर, आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए। मैं तो शुरू दिन से मैं चाहती हूँ पाकिस्तान इंडिया से मत खेले, एक बार एंड पे ऐसी जाके करे, मूव कर इवेंट दे। का बायकॉट मत करे। यस, बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपके वक्त का। ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। यस, और हम देखते हैं वाकई जब जो जैसा हो ना उसके साथ फिर वैसे ही प्ले करना चाहिए। और इंडिया हमेशा ये वाली गुस्ताखी करता है और इस तरह की मूव करने की कोशिश करता है, पॉलिटिकल करता है खेलों को, तो अब ऐसे बंदे को फिर जवाब उसकी तर्ज का ही देना चाहिए, जैसा मुंह वैसी चपेट मारनी चाहिए। ब्रॉडकास्टर्स में जो इंडिया के सरमायाकार हैं, उनका सरमाया ज्यादा लगा हुआ है, तो आपको पता है वो बीजेपी को भी फंडिंग करते हैं जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, तो फिर तकलीफ तो पहुंचेगी अगर पाकिस्तान ये मूव करता है। तो इंतजार कर रहे हैं हम भी जनाब, फिंगर क्रॉस्ड हैं कि क्या फैसला आता है वज़ीर आज़म की जानिब से। आज आता है या पीर को आता है, वो पता चलेगा, उस पर फिर डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन ये स्याह पट्टियों वाला मामला बड़ा दूर चला गया। ऐसा कोई, ये पाकिस्तान में नहीं अब चलती ऐसे मामलात। अलामती एहतजाज कहीं काम नहीं आते। इससे यही होगा कि वो जो भारत करता है कि कोई नेगेटिव तर्ज दे देता है हर चीज़ को, जैसे कि नुमान साहब ने भी कहा, उसके पास एक एग्जैजरेट करने के लिए वो ऑप्शन मौजूद हो जाएगी। लेकिन यस, जब बॉयकॉट करना हो तो मुकम्मल करें और फिर पता चलना चाहिए, इंडिया को आवाज़ें आनी चाहिए चीखों की। खेल को फिर खेल रहने दे, अगर सियासत करनी है तो वो भी हम करना जानते ही हैं। हम हर चीज़ में हर महाज पर हराना जानते ही हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। तो और भी टॉपिक्स बाकी हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, जोड़ों का जो दर्द है एक ऐसा मसला है जो खामोशी से ज़िंदगी की रफ्तार सुस्त कर देता है। कभी घुटनों में दर्द हो रही है, कभी कमर जो है वो अकड़ जाती है, और कभी सुबह में उठते हैं हम तो जिस्म साथ ही नहीं दे रहा होता, हौसला ही नहीं पड़ रहा होता उठने का बिस्तर से। अक्सर लोग इसे बढ़ती उम्र का फितरी तकाजा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। मगर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हर जोड़ों का दर्द वाकई उम्र की वजह से हो रहा होता है या फिर हमारी रोज़मर्रा की आदत, गलत बैठना और लाइल्मी इस दर्द को जन्म देती है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे आर्थराइटिस की असल वजूहात, इसकी अक़साम और जदीद बग़ैर दवा के इलाज के तरीक़ों पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सरोज साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो आर्थराइटिस असल में क्या है और क्या ये जो जोड़ों का दर्द है, इसे हम यही कह सकते हैं कि ये बड़ी उम्र के लोगों में होता है, लेकिन अब क्या करें, नौजवान जो है वो भी इसकी शिकायत कर रहे होते हैं। आर्थराइटिस बेसिकली वर्ड जो आर्थराइटिस है ना, इसका मतलब है जोड़ों में सोजिश या जोड़ों में दर्द। अच्छा। पहले ज़मानों में ये मसला होता था, जैसे 60 साल से उम्र ऊपर जाती थी, लोग बुजुर्ग होते थे, ये मसला होता था। आजकल बाकायदा तौर पे 18-18 साल के लड़के भी बैठ के जब उठते हैं ना, का जोर लगा के उठ रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि अल्लाह पाक ने हमारे जोड़ों को बनाया है मूवमेंट के लिए। जोड़ों को खुराक तब मिलती है जब इसमें हरकत होती है। नॉर्मल लाइफस्टाइल के अंदर अब एक्टिविटी रह ही नहीं गई, फिजिकल एक्सर्शन रह ही नहीं गई। इसकी वजह से जोड़ों को उसकी खुराक नहीं मिलती, जिससे वो कमज़ोर रहते हैं। दूसरे नंबर पे जोड़ों को सपोर्ट मिल रही होती है मसल से। अगर तो हम मसल्स को एक्टिव नहीं रखेंगे, मसल्स वार्म अप नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो सारा लोड जोड़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वेडिंग एंड टेयरिंग आना शुरू हो जाएगी। अगर हम अपने जॉइंट्स को, अपनी बोन्स को उनकी खुराक प्रोवाइड करेंगे, जो चीज़ उनको चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी होना शुरू हो जाएगी। अब जोड़ों को क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें चाहिए ये कि अपनी खुराक के अंदर प्रोटीन इंटेक बेहतर रखें। हमारी 80% आबादी अपनी डेली रिक्वायरमेंट का 20% प्रोटीन इंटेक भी नहीं लेती। प्रोटीन आपको गोश्त से मिल जाता है, अंडों से मिल जाता है, मछली से मिल जाता है। कोशिश करें कि खुराक के अंदर एक सोर्स आपका मीट का या गोश्त का लाजमी हो, ताकि आपके प्रोटीन इंटेक बेहतरी की तरफ जाए। राइट। दूसरे नंबर पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हमें जिस्म में किसी जगह पे हल्की फुल्की दर्दें होती हैं, हम क्या करते हैं, दर्दों की दवाई लेना शुरू कर देते हैं।
ओवर द काउंटर ये जो पेन किलर मेडिसिन है, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे उंगली पे 5 दवाइयों के नाम गिनवा सकते हैं दर्द की। अब आपको नहीं पता होना चाहिए टेक्निकली दवाइयों का नाम, ये क्यों पता है? क्योंकि ये आम इतनी ज़्यादा हो गई हैं। अब ये दवाइयाँ वक्ती तौर पे दर्द को कम कर देती हैं, लेकिन इनका नुकसान ये होता है कि हमारे जॉइंट्स के दरमियान में अल्लाह पाक ने कार्टिलेज रखा होता है, जिसको हम चिकनी हड्डी कहते हैं या लुब्रिकेशन कहते हैं। अब कार्टिलेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको प्रोटियोग्लाइकेन कहते हैं। ये जो दर्द की दवाई है ये क्या करती है? दर्द को कम कर देती है, लेकिन वो जो प्रोटियोग्लाइकेन है जो कि उस चिकनाई को पैदा कर रहा है उसको इनहिबिट करती है, ब्लॉक करती रहती है, जिसकी वजह से लगातार इसका इस्तेमाल आपकी जोड़ों को मजीद कमजोर करता रहता है। इसलिए कोशिश रखें कि एक तो आपने डाइट अच्छी रखनी है, दर्दों की दवाई का बेजा इस्तेमाल नहीं करना, और तीसरे नंबर पे सबसे जरूरी चीज ये है कि फिजिकल एक्टिविटी, वर्जिश फर्ज हो गई है आपके ऊपर आजकल के दौर। कितनी टाइप की होती है और खतरात किन के ऊपर होते हैं कि इसको ये हो सकता है? अच्छा, आर्थराइटिस में ना कुछ काफी कंडीशंस होती हैं जो कि ऑटोइम्यून होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको गैंठिया कहते हैं, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। अच्छा, अब ये आपका अपना मदाफती निज़ाम आपके अपने ही जोड़ों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सोजिश हो जाती है। लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस में आप इसकी मेडिकेशन करते हैं, वो मैनेजमेंट इसकी प्रॉपर की जाए, बेहतरी की तरफ आ जाती है। दूसरे नंबर पे जो कि मोस्ट कॉमन देखा जाता है वो है ओस्टियोआर्थराइटिस, कि आपकी जोड़ आपकी उम्र से ज्यादा बूढ़े होना शुरू हो गए। आपकी उम्र 30 साल है, आपके जोड़ों की उम्र 60 साल होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों में घिसना, हड्डियों में भुरभुरा पानी वाले मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आर्थराइटिस है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये तो ऑटोइम्यून डिजीज है। लेकिन जो दूसरी ओस्टियोआर्थराइटिस वगैरह ये आपके लाइफस्टाइल डिजीज है। पुअर लाइफस्टाइल की वजह से आपके साथ ये मसला आता है, और अगर आप लाइफस्टाइल अपना बेहतर कर लेते हैं ठीक हो जाता है। अच्छा सलमान, जो लोग एक्सरसाइज के लिए जाते भी हैं, हमारी गुफ्तगू सुन के मोटिवेट होते भी हैं, जब वो जिम में जाते हैं तो फिर उन्हें ये कहा जाता है, डराया भी जाता है कि ट्रेडमिल जो है इससे आपके घुटनों में तकलीफ हो जाएगी, आपको पेन। ये ट्रेडमिल से मुतालिक जितनी मिथ्स हैं, ऑब्वियसली हम नी की बात कर रहे हैं, तो इनके हवाले से बताइएगा कि कितनी गलत हैं और किस तरह से दुरुस्त इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रेडमिल या इस तरह की जितनी भी मशीनरीज होती है। अच्छा, वैसे सबसे पहले तो जब भी हम जमीन पे चलते हैं ना, उसके अंदर होता ही है कि हम अपने पाँव से जमीन को टच करते हैं, पाँव से जमीन को पुश करके पीछे भेजते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है। जब हम ट्रेडमिल पे चल रहे होते हैं ना, एक फिक्स स्पीड मुतय्यन की जाती है। अब ट्रेडमिल का वो जो बेल्ट है वो आके आपके पाँव की अगर स्पीड स्लो है, तेज है, उसको नहीं मैटर करता, वो आपके पाँव पे आके लगता है और उसके बाद एक जर्क आपके घुटने पे आता है अगर हम ट्रेडमिल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ट्रेडमिल अगर आपने इस्तेमाल करनी ही है तो उसका तरीका ही होना चाहिए। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ, बाहर पोल्यूशन है, नहीं जा सकते, ट्रेडमिल इस्तेमाल करनी है, उसको हल्का सा इंक्लाइन कर लें। अगर आप इंक्लाइन कर लेंगे तो आपके मसल्स जो के ऊपर चढ़ने में इस्तेमाल होते हैं वो होंगे, आपके घुटने पे जर्क नहीं आएगा, और आपको ट्रेडमिल का फायदा मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक, आपके हिप भी मजबूत होंगे, घुटने मजबूत होंगे। इंक्लाइन में भी किस हद तक आपको जाना चाहिए? कोई तो लेवल 15 तक भी चले जाते हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल, अभी अगर स्टार्टिंग ये आपकी अपनी इंटेंसिटी पे है कि आपका यानी वो जितनी भी आप कर लें उसमें इशू नहीं है, इंक्लाइन करके कर सकते हैं, वो आपके घुटने के लिए भी सेफ है, आपकी कमर के लिए भी सेफ है। और इलेप्टिकल वगैरह या साइकिलिंग, इलेप्टिकल सेफ है आपके लिए, साइकिलिंग आपके लिए सेफ है। लेकिन आर्थराइटिस की एक टाइप होती है जिसमें चपनी के पीछे आर्थराइटिस होता है, सिर्फ उनके लिए साइकिलिंग मना होती है, लेकिन वो भी तकरीबन 10% लोगों में होता है। लेकिन ज्यादातर अगर आप साइकिलिंग करेंगे, इलिप्टिकल करेंगे तो उससे आपकी मूवमेंट ही बेहतर होगी, पट्टे मजबूत होंगे। अच्छा सलमान, ऐसे भी हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि हाथ पांव जकड़े जाते हैं। सुबह में उठते हैं ना तो जैसे वेन पे वेन ऐसे लग रहा होता है, लेकिन वैसे नहीं होता, लेकिन हाथ पांव मूव ही नहीं कर रहे होते, जकड़े, ये क्या प्रॉब्लम? अच्छा, इसमें होता ये है कि जब भी हम सारी रात सोए रहते हैं ना, हमारे हाथों पाँव में खून की सर्कुलेशन कम होती है। अच्छा। खून की सर्कुलेशन नहीं पहुंच रही होती। दूसरे नंबर पे जब हम सुबह सोकर उठते हैं और आपके जिस्म में अगर विटामिन डी लेवल कम है तो इसकी वजह से एक चीज़ कहते हैं सेम रूमेटॉइड लाइक सिम्टम्स, कि आपके जो छोटे जोड़ हैं उसमें स्टिफनेस हो जाएगी, अकड़ाव आ जाएगा। और पाकिस्तानी अवाम के अंदर 90% लोग विटामिन डी के डेफिशिएंट हैं। इसकी वजह से होता ही है कि आपके जोड़ों में, छोटे जोड़ों में अकड़ाव रहता है, खिंचाव रहता है और आपको दर्दें रहती है। तो आपको एक तो विटामिन डी लेवल ऑप्टिमल रखने की जरूरत है। दूसरा एक चीज़, इसको हम कहते हैं मोशन इज लोशन। अगर हम अपने ज्वाइंट्स को, मसल्स को मूव करते रहेंगे तो अंदर लुब्रिकेशन रहेगी, लोशन आपका प्रॉपर बेहतरी की तरफ रहेगा। या मिखे खाने से वो कहते हैं खाओ, ये कुछ होता है। मिखे खाने से मिख बनती है, लेकिन वो तब बनती है जब जिस्म इस्तेमाल भी हो। तो वो मूवमेंट जरूरी है। ये वो आप खाए जा रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे और वो वहीं पे फैट बनता है, पेट में इकट्ठा हो जा रहा है। वो समझते हैं मिख निकालने में जितनी मेहनत लगाई है यही काफी है। फिर एक्सरसाइज हमें पता होनी चाहिए ना कि हम मिख खा लें तो फिर एक्सरसाइज क्या। अच्छा, इसके अंदर ये है कि 4 एक्सरसाइज हैं टोटल। मैं ये यूज कर सकता हूँ जगह? जी। अच्छा, 4 एक्सरसाइजेज हैं टोटल। अगर हम घर में रह के सिर्फ ये 4 एक्सरसाइजेज कर लेंगे, अगर आपको जोड़ों में दर्द है, जोड़ों की दर्द कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको नहीं है
फ्यूचर में इसका रिस्क कम से कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये होता है जोड़ों के अंदर अल्लाह पाक ने कुछ मैकेनो रिसेप्टर्स रखे होते हैं, अगर वो स्टिमुलेट होते रहे तो वहाँ हड्डी मजबूत होना शुरू हो जाती है। तो ये है, इसको कहते हैं जंपिंग एक्सरसाइज। अगर तो आपको दर्दें नहीं है तो आप इस तरह बिल्कुल जिस्म ढीला छोड़ के, रिलैक्स छोड़ के जंप करें। जंप से हो ये रहा है कि आपकी जो हड्डी की एंड प्लेट है वो स्टिमुलेट होती रहती है और वहाँ ओस्टियोब्लास्ट नामी सेल एक्टिवेट होते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। ये जो लोग जो स्पेस में जाते हैं जी, उनकी बाकायदा तौर पे उनकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती है क्योंकि हड्डियों पे दबाव नहीं पड़ रहा होता। तो हमें ये दबाव, हम खुद डेलिबरेटली जोड़ों पे प्रेशर डाल रहे हैं ताकि जोड़ मजबूत। अब जिन लोगों को दर्द है वो जंप नहीं कर सकते, वो खड़े खड़े ये कर लें, हील ड्रॉप कर लें। इससे होगा काफ को ट्रेन कर रहे हैं। हाँ, जैसे काफ को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन जब छोड़ना है तो हल्का सा जंप जर्क आना चाहिए आपके जिस्म में। आपने 1 से 2 मिनट ये करना है। इसके बाद इस एक्सरसाइज को कहते हैं, ये हर एक्सरसाइज की माँ है, इसको स्क्वाट कहते हैं। आपने स्क्वाट करनी है। अब स्क्वाट से ये है कि जिन लोगों को जोड़ों में दर्द नहीं है वो डीप स्क्वाट कर सकते हैं, पूरा नीचे बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। जिन लोगों को दर्दें हैं वो ये करें कि अगर थोड़ा बैठे कोई मसला नहीं, ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा बैठे, लेकिन ये करें लाजमी। और स्टार्टिंग में पीछे आपको बेंच भी रख सकते हैं, कोई चीज भी ऐसी चेयर रख सकते हैं। आप बैठे हैं, खड़े हुए हैं, और अगर दिल करे तो कोई कर रहा हो उसकी चेयर खींच भी अगर सादा खड़ा होने में मुश्किल है तो आप किसी दीवार पे हाथ रख के कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। लेकिन स्क्वाट से आपकी टांगों के मसल मजबूत होंगे, टांगे मजबूत होंगी, आप सेहतमंद रहेंगे, जवान रहेंगे। जबरदस्त। इसके बाद ये एक पुशअप एक्सरसाइज है जो कि सिंपल आम एक्सरसाइज है, लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ मेल करते हैं, फीमेल नहीं करती। जो लॉन्गेविटी एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि हर औरत को इस काबिल होना चाहिए कि वो कम से कम 11 पुशअप करने के काबिल। अच्छा। यानी कि जो पुशअप है इस पोजीशन पे आप 11 पुशअप करने के काबिल होना चाहिए हर फीमेल को। मेल कम से कम 20 से 25 पहले भी नहीं उठा जाता। अब इसका तरीका कार क्या है कि आप जमीन पे इस पोजीशन पे लेट जाएं। अब आप हाथ इधर रखें, पाँव इधर रखें, जोर लगाएं, पेट टाइट रखें, इस तरह ऊपर उठें, एक लगा लें, फिर वापस नीचे चले जाएं, सांस ले लें, कोई मसला नहीं, फिर दोबारा एक लगा लें, फिर वापस चले जाएं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को ट्रेन करें और ये पुशअप आपको एटलीस्ट हर फीमेल को 11 पुशअप करने के काबिल होना चाहिए। इससे फायदा ये आपके कभी भी जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पट्टे में खिंचाव रहना, थकावट रहना, फ्रोजन शोल्डर खवातीन में बहुत ज्यादा होता है। बाजू को इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन घर के सारे काम करने खवातीन नहीं है, हड्डियां उठानी है, देच के उठाने हैं, वो फिर दर्द निकल आती है। तो ये एक्सरसाइज का पार्ट नहीं होते, जितना काम करे तो कि घर का काम कर लो, आपकी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज के लिए 2 शर्तें हैं, एक तो आपको सांस चढ़ना चाहिए, दूसरा आपसे जो पसीना आना चाहिए। तो घर के कामों में ना सांस चढ़ता ना पसीना आता तो वर्जिश नहीं है। आपको तो नहीं, वैसे भी सांस चढ़ा, थोड़ा सा चढ़ माशाल्लाह। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज ये है कि ये प्लैंक करना है, ये इस पोजीशन। जबरदस्त। आपने टांगे सीधी रखनी, बाजू इधर रखना है, इस पोजीशन में खुद को 1 मिनट के लिए रोक के रखना है। ये इस कदर इफेक्टिव एक्सरसाइज है। कभी आपको चुकनी पड़ेगी, कभी आपकी कमर में दर्द नहीं होगी। अगर आपका बेली फैट है, बेली लूज हो रहा है, वो बेहतरी की तरफ आएगा। सीजेरियन के बाद बहुत आइडियल एक्सरसाइज है, प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद बहुत आइडियल एक्सरसाइज है, जिस्म ढीला हो जाता है तो ये आपके जिस्म को दोबारा से टाइट करती है। ब्लड प्रेशर के लिए बड़ी आइडियल एक्सरसाइज है क्योंकि इससे आपका बीपी जो है वो कंट्रोल रहता है नेचुरली, क्योंकि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। I will try later। घर जाके। अच्छा, एक और रिसर्च भी है ये कि चिन अप जो है ये कोई कहते हैं कि 90% कर ही नहीं पाते, ये इतना मुश्किल एक अमल है कोई, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं ना करते। प्रैक्टिस पहले जमानों में हाथों की पावर के ऊपर सारी चीजें होती थी, जितने ज्यादा मजबूत हाथ होंगे उतना आप पेट भर सकेंगे, शिकार करना पड़ता था ना। अब एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और चिन अप के बारे में कहते हैं कि अगर आप डेड हैंग करते हैं, अगर आपकी हाथ की ग्रिप मजबूत है तो आपकी एज 6 साल रिवर्स हो जाती है। अच्छा। यानी कि ये एंटी एजिंग एक्सरसाइज है अगर आप लटकते हैं तो। इसलिए मैं अपने जो मेरे पास पेशेंट आ रही होती है, मैंने कहा तो घर में को लटकने के लिए बाल लगाएं, आते जाते लटके लाजमी। जबरदस्त। मेल है, फीमेल है, लटकने से आपके कद तो नहीं लंबा होगा लेकिन आपके हाथ मजबूत रहेंगे। ये मिथ है यानी कि लटकने से कद लंबा होता है? हाँ, ये मिथ है, बाजू लंबे होते हैं। अगर लटकने से कद लंबा होता है तो बंदर सबसे लंबे होते हैं। और ज्यादा लटकेंगे तो कानून के हाथों से भी लंबे हाथ हो जाएंगे। सलमान, और कौन सी कोई क्विकली एक्सरसाइज अगर आप बताना चाह रहे हैं? अच्छा, ये 4 एक्सरसाइजेस तो आपने डेली रूटीन में करनी है ताकि आपके पट्टे मजबूत रहें। इसके अलावा अगर आपकी कमर, ज्यादातर जो आर्थराइटिस का मसला है घुटने और कमर में आता है, कमर में जिसको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, रीढ़ की हड्डी में जाम होना शुरू हो जाती है। तो जो लगातार, जब जिन लोगों का काम लगातार बैठना है या जिन खवातीन का काम हाउस होल्ड में लगातार खड़े रहना है, उनके लिए ये है कि आपने इस तरह पाँव अपने खोल के हाथों को इस तरह हाथों में डाल के इस पोजीशन में बिल्कुल खड़े हो जाना है। और अब आपने अपने बाजू को ये पीछे करना है। अब इसे खिंचाव कहाँ आना चाहिए? ये जो चेस्ट के फाइबर है ये आपके स्ट्रेच होंगे, सामने से ये स्ट्रेचिंग आएगी। दूसरे नंबर पे जो शोल्डर ब्लेड के दरमियान में मसल है ये एक्टिव होंगे। ये इस पोजीशन पे रख के कोनी सीधी रखनी है, ये टांगे बिल्कुल अकड़ा के रखनी है, हिप टाइट रखना है। 1 मिनट की एक्सरसाइज है।
अब इससे फायदा ये होगा कि एक तो जो आपका पोस्चर में जो कुब आ जाता है वो कुब नहीं आएगा, लगातार बैठने की वजह से पीछे के मसल्स कमजोर हो जाते हैं, वो मसल्स कमजोर नहीं होंगे। और इस एक्सरसाइज के बारे में कहते हैं कि ये एंटी एजिंग एक्सरसाइज है, ये आपको जवान और खूबसूरत बना। और सलमान, बाइकर्स भी फैशन के तौर पे यूं करके बाइक चला रहे होते हैं ऐसे ही। अच्छा, तो वो मतलब हैवी बाइक में तो सीट ही ऐसी होती है ना कि आपका पोस्टर ही यूं होता है, कुछ वैसे भी सादी बाइक भी यूं लेकिन हैवी बाइक उन लोगों के चलाने के लिए जो लोग बाकायदा तौर पे जिम करते हैं, उसे उठाने संभालने के काबिल होना चाहिए। अच्छा सलमान, मैंने कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी भी रील्स देखी हैं, एक तो एक्सरसाइज आपने बता दी, एक गुआशा होता है, उससे भी वो कर रहे होते हैं, मसाज कर रहे थे शोल्डर का, और वो पूरा ऐसे रेड हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन खुल जाती है, उससे कोई फायदा होता है? हाँ जी, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन वो बर्दाश्त वो लोग करते हैं जो लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। क्लिनिकल सेटिंग में हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उन लोगों में जिनमें ट्रिगर्स बन गए हैं, या मसल फाइबर कई दफा आप आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसको ट्रिगर कहते हैं, नोट्स कहते हैं। जिन लोगों में मसल नोट्स बन जाती है उनमें हम यूज करते हैं, वो एक मसाज की ही एक किस्म की टेक्निक है। तो जो लोग आम है वो आम लोग ना ये करें, वैसे कभी कभार मसाज अगर आप करवाएं। और सलमान, लोग अगर समझ रहे हो कि सिर्फ सलमान ही आके एक्सरसाइज बताते हैं और ये पता नहीं करते हैं या नहीं, तो मेरा ख्याल एक मैसेज देने के लिए मैं भी आपके साथ आता हूँ सारे यकजहती के लिए। पुशअप्स करते हुए जनाब हम क्लोजिंग देते हैं ताकि लोगों को ये मैसेज मिले कि खाली सलमान ही जो है ये अमल नहीं करता, बाकी भी इसमें नहीं करते हैं। तो आए सलमान पर एक मैसेज जरूर जाना चाहिए। आज हमारा अटायर जो भी हो, मुकाबला होगा, मुकाबला सलमान जीत जाएगा, मुकाबला होगा, ब्रेक मैं दूंगी, मुकाबला। चले जी, आए सलमान जी, आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, चले जी स्टार्ट, देखते हैं किसको सांस चढ़ता है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मैंने ब्रेक नहीं लेनी, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 माशाल्लाह भाई, ग्रेट, जबरदस्त। बहुत आला। ब्रेक पर जाना आपने भी एक्सरसाइज जो है अपनी रूटीन का हिस्सा बनानी है, और अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो ये इतना सांस आपको कभी भी नहीं चढ़ेगा। जी, प्रैक्टिस करते रहे तो आप इतना अच्छा कर सकते हैं। वैसे बहुत ग्रेट जॉब भाई, दोनों ने बहुत अच्छा किया है, और मैं बड़ी हैरान हुई, मुझे लगा कि 10 पर ही बस हो जाएगी, लेकिन जबरदस्त। ब्रेक लेना ही बनता है, सांस ले लो। देखते रहे, सांस हमारा ठीक है। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन, और मैं देख रही थी सांस मुझे चढ़ा हुआ एक्सरसाइज उज़ैर ज़बरदस्त। एक बार फिर से मैं उज़ैर को अप्रिशिएट करना चाहूँ, दोनों ने बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज की और आप लोगों को भी करनी चाहिए। प्रोग्राम का जी अब मौजू जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आगे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं साइबर क्राइम अब सिर्फ आम शहरियों का मसला नहीं रहा, बल्कि इस बार लुटेरों ने सीधा पावर सेंटर्स पर दस्तक दे दी है। ज़रा सोचिए, अगर सेनेटर फलक नाज से शौकत खानम के नाम पर लाखों बटोर लिए जाएं और रुकन कौमी असम्बली साहबजादा हामिद रज़ा की जेब से 5 लाख के करीब रकम गायब हो जाए तो पीछे रह क्या जाता है आम आवाम का। आप सोचें फिर क्या होगा। क्या हमारे मुल्क के सबसे ताकतवर अफराद भी डिजिटल दुनिया के ये अनदेखे जो दुश्मन नज़र ना आने वाले दुश्मन जो हैं, इनके सामने इतने कमज़ोर हैं कि जितना एक आम आदमी या आम पाकिस्तानी है। और परेशान कुन बात तो ये है कि ये सिर्फ माली फ्रॉड की हद तक नहीं है, बल्कि हिरासानी और सियासी साख को नुकसान पहुंचाने का एक मुनज़्ज़म मंसूबा भी बन चुका है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट हो या सेनेटर पलवशा खान, जालसाज तो अब इतने बातवाद हो गए हैं कि गवर्नर और आला अहदेदारों के नाम पर जाली आइडेंटिटी बनाकर मुनज़्ज़म फ्रॉड कर रहे हैं। तो क्या हमारा कानून इन स्मार्ट मुजरिमान से 2 कदम पीछे है या वाकई आगे है? असबर अली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ही जान लेते हैं। असबर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें बताइए, आम आप बात करें यहाँ तो MNAs और सेनेटर्स भी फ्रॉड का शिकार हो गए। ऐसी शख्सियात के पास आमतौर पर हाई टेक डिवाइसेस भी होती हैं, प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, इसके बावजूद 11 रकीने पार्लियामेंट का लुट जाना, आप इसे डिजिटल इलिटरेसी का नतीजा कहेंगे या फिर फ्रॉड करने वाले बड़े ताकतवर और बड़े मुनज़्ज़म? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और बड़ा जबरदस्त आपने बात की कि मुनज़्ज़म हो गए हैं ये करने वाले, क्योंकि हम इस सारे केस में, बल्कि यहाँ नहीं पूरी दुनिया में ही ये देखा जाता है कि ये बेसिकली हाई टेक गैजेट हो या बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हो,
ये उस केस में फॉल ही नहीं करता है। ये बेसिकली साइकोलॉजी होती है, और साइकोलॉजी आपको साइकोलॉजिकली ऐसे ट्रिक किया जाता है कि जिसमें आप खुद अपना दे बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी छोटी सी मिसाल मैं तो यही देता हूँ कि जब 1.5 लाख केसेस जो है वो हर साल रिपोर्ट हो रहे हैं और उसमें से 26,000 जो है वो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, 1955 जो है FIR तक जा रहे हैं और सिर्फ 31 को सजा हो रही है। तो जब बहुत थोड़े पोर्शन का सजा होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो इस चीज में अफेक्ट करने वाला है, जो जिसको अफेक्ट करना चाहता है वो बासानी कर लेता है। तो इसमें ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं सुनने वालों को ये बताता चलूं कि लोग समझते हैं कि सर हमने पासवर्ड बहुत सिक्योर रख लिया है तो हम नहीं बच पाएंगे। बेसिकली ये साइकोलॉजिकल गेम होती है और आपको ऐसे ट्रिक किया जाता है कि जिसमें आप सब कुछ दे बैठते हैं अपना, और आप ना चाहते हुए भी जब वो टाइम गुजर जाता है फिर आपको पता लगता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है और हम इन्फेक्ट हो चुके हैं। यहाँ इस पर ऐसे भी है कि अब जो हैकर्स हैं वो इतने समझदार हो चुके हैं कि खाली जेबों पे क्या हाथ मारना है। बड़ी बड़ी शख्सियत जो है उनके पास माल ज्यादा है तो वहां पर कोशिश की जाए हैक करने की। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि एक गरीब आदमी की जेब से क्यों नहीं पैसा निकलता, हमेशा उसी की जेब से क्यों निकलता है जिसकी जेब में पैसा होता है। और इस पर पैसों के अलावा एक चीज और भी है, आप ये नहीं समझते कि इन लोगों को इस तरह से हिरासा करना या इन्हें अपना शिकार बनाना, इसके पीछे डिजिटल ब्लैकमेलिंग भी है ताकि कोई ना कोई अपनी मर्जी के फैसले भी करवाए जा सकें, अपनी मर्जी के नताइज भी हासिल किए जा सकें? देखें वो बात बिल्कुल ठीक होगी, वो अपने तौर पे एक साख को नुकसान पहुंचाना, इस सारी चीजों को करना। देखें मैं फील्ड से रिलेटेड हूँ और मेरे पास सुबह शाम ये केसेस आए होते हैं। ये तो हमें बहुत बड़े बड़े नाम है ना, तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आए रोज हर दूसरे से चौथा बंदा इसका शिकार हो रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं और उसमें बेतहाशा इस किस्म के लोग आ जाते हैं जो कि आइडेंटिटी मिस यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रिक कर जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद हमसे बातें करने वाला बंदा जो है वो ऑथेंटिक है, पर असल में ऑथेंटिक नहीं होता है। और जब सारी चीज हो चुकी होती है तो फिर अंदाजा होता है कि जी ये तो फ्रॉड हो चुका है। सही असपर, क्योंकि सोशल मीडिया बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हर कोई तो आजकल सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है और फिर ये PR कैंपेन्स के चक्कर में भी जब कांटेक्ट करते हैं समहाउ हर किसी को होता है कि मैं कमा लूँगा, चलो ठीक है कोई कैंपेन है, कोई PR है, रिस्पॉन्ड कर देते हैं और फिर वो कोई लिंक भेजते हैं, वो लिंक आपने खोल लिया। बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि यू नेवर नो कि सामने वाला क्या किस नज़रिए से आया है। देखिए अब हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, वहाँ आपके सर पे गन रख के फ्रॉड नहीं होगा। ये जो हाथ में आपके छोटी सी डिवाइस है ना, यही उस तिजोरी की चाबी है जो अगर आपने OTP की शक्ल में उसको दे दी है किसी भी स्टेज पर तो फ्रॉड हो सकता है। ये सबसे बड़ी वजूहात है। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली वजह क्या होती है। आपने लिंक्स होते हैं जिसमें ऐसे जाते हैं जिसको कहते हैं जी एक मालवेयर आप फोन आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी के अकाउंट तक आप अच्छा आम बंदे को इस चीज की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज ऐसी आपको नहीं देनी है जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट का झांसा दिया जा रहा है, जिसमें दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। ये एक क्लियर कट चीट होती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो जरूर हो रहा है। अच्छा अब आपने बात की कि बचा कैसे जा सकता है। देखें बात यह है कोई भी लिंक आपके पास आता है उसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना है, उसकी वेरिफिकेशन करनी है। उसके लिए हम GPT को या AI टूल्स को से जो है वो जहां पर भी कोई भी वेबसाइट जहां पर भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहा है जो कि नहीं देनी चाहिए वो आपको नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि पासवर्ड ऑलरेडी हमारा लीक हो चुका है। हम सबके पासवर्ड जो है वो इंटरनेट पे लीक हुए हुए हैं। बात सिर्फ रह जाएगी OTP की। अगर आप OTP संभाल लेते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। उसके अलावा कोई आपको ये कहता है कि स्क्रीन शेयरिंग एप्स जो है वो आप डाउनलोड कर ले, मैं आपका डिवाइस ठीक कर दूंगा या मैं आपकी ऐप देख लूँ, अगर बैंक ठीक नहीं चल रहा इस नाम से कर रहा है तो आपने बिल्कुल भी कोई भी ऐसी ऐप नहीं करनी है जिससे आपकी स्क्रीन नजर आ सके, या अगर आपको 1% डाउट भी है कि कोई चीज आपको दिखाई जा रही है जिसमें आपकी कोई भी पर्सनल चीज जो है वो शेयर हो सकती है, तो इस तरह की कोई भी चीज नहीं करनी। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फेक इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो है वो ये चीज लीड की जा रही है। हम बहुत ज्यादा कहते हैं जी हमारे इदारे जो है वो काम ठीक नहीं करे। देखें रोजाना 100 से ज्यादा एप्स आती हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर लॉन्च की जाती है। गूगल प्ले बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो उसको फिल्टर नहीं कर सकता। असबर सेनेटर पलवशा खान एक मंजी हुई सियासतदान है, उनकी हम बात कर ले तो उन्हें भी ऑनलाइन सरमायाकारी का ही झांसा दिया गया। तो पाकिस्तान में रोजाना सैकड़ों ऐसी एप्स लॉन्च होती हैं, क्या हमारे इदारे स्टेट बैंक और PTA इन एप्स को रेगुलेट करने में आप क्या समझते हैं? मुकम्मल नाकाम हो चुका है, सलाहियत का मसला है या फिर विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम क्या है?
देखें वो क्या है कि टेक्नोलॉजी तो आ गई है पर उसका इस्तेमाल नहीं आया, उसके फायदे भी हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा है। ये अगर आप कह दिए एजेंसीज काम नहीं कर रही हैं, देखें एजेंसीज तो काम कर रही हैं। अब मुझे बताया ना कि 1.5 लाख केसेस हैं, उसमें से 1% ये सॉल्व कर पाते हैं। अप्रोक्सीमेटली तकरीबन को 222 लोगों को सजा हुई है, केस रिपोर्ट हुए थे आपके लाखों में। तो मुझे बताएं वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हर दूसरे चौथे बंदे के साथ ये हो रहा है। उसके लिए जरूरी ये है कि एजुकेट करना, जिस तरह आप मीडिया कंपनी से रिलेटेड हैं तो आप बैठकर लोगों को एजुकेट करें कि देखें ये इस तरह होता है, इस तरह के फ्रॉड, उसके लेटेस्ट वर्जन इंप्रूव होते चले जाएंगे। तो ये लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस दिलाना ज्यादा जरूरी है। एजेंसी अपने तौर पर काम कर रही है, FIA काम कर रहा है, NCCIA काम कर रहा है, पर वो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा बबल है और इतनी रिकॉग्नाइज करके और उसको इतना प्लान करके वो करते हैं कि हम नहीं बच पाएंगे। क्योंकि ये वो चीज नहीं है कि जो हम समझ रहे हैं कि शायद कुछ जबरदस्ती निकालिए। देखें उन्होंने पैसे अपनी मर्जी से दिए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उन्हें साइकोलॉजिकली ऐसा ट्रिक किया गया है जिसकी बेस पे वो दे चुके हैं। तो ये चीज आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसके लिए अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस पर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यही वजह कि हम अपने प्रोग्राम्स में आए रोज इस तरह के टॉपिक शामिल करते हैं, अवेयरनेस भी फैलाते हैं। उसके बावजूद अब स्कैमर इतने तरीकों से, उन्होंने भी जदीद तरीके ढूंढ लिए। जितना हम कोई नुस्खा निकालेंगे, हल ढूंढेंगे, उन्होंने उतनी कोई अगली गेम सोची होती है। अब ये चालान वाले जो मैसेज आ रहे थे कि आपका चालान आया, हर कोई एकदम टेंशन में आ जाता है क्यों चालान आया। वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्ड कर देते हैं, पैनिक होकर इंसान लिंक खोल ले। और अगर लिंक खोल लिया है तो उसके बाद पहला अमल क्या करे, उसको पता भी चल गया कि ये फ्रॉड हो गया मेरे साथ। देखिए फ्रॉड आपके साथ हो गया और अब आपको विदिन फ्यू सेकंड, विदिन फ्यू मिनट्स पता लग जाता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है और मैं ट्रिक हो चुका हूँ। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने बैंक को फौरन कॉल मिलानी है। ये बात बहुत जरूरी बात है, ये सुनने वालों को मैं बता दूं कि सबसे पहले 1 मिनट भी जाया करने बगैर आपने अपने बैंक को फुल लगाना है और आपने अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करना है। क्योंकि जैसे ही आप कंप्लेन करेंगे, जितना आप लेट करेंगे वो पैसे आगे से आगे चलते चले जाएंगे। फौरन पहली फुर्सत में आपने बैंक कॉल करना और कहना है कि मेरा अकाउंट फ्रीज कर दें, मेरे साथ ये हो गया है। बैंक क्या करता है, वो चेन में जहां जहां वो आगे पैसे जा रहे होते हैं उनको वो लॉक कर देता है। ये करने के बाद आपने, अगर आपके पैसे, क्योंकि थोड़ा सा डिले होता है और अगर आपको लग रहा है कि फौरन पैसे जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग का जो है वो पासवर्ड चेंज करते हैं। पासवर्ड करने बावजूद भी अब होता क्या, लोगों के बहुत सारे बैंक्स होते हैं, कोई बहुत सिम भी ब्लॉक करा देंगे। ये सारे स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे सोचने के सब क्या अभी आप सोचते हैं वो जितनी उसको मिलना शुरू होता है। अच्छा, ये सारी चीजें करने को करना है तो स्क्रीनशॉट आपने कोई टेक्निकल खराबी की वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर तो क्लियरली आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है तो इस बात को काइंडली रिपीट कीजिएगा ताकि आवाम समझ सकें कि क्या क्या करना ज़रूरी है। आई थिंक असबर से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है और इस टॉपिक को हम दोबारा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है या क्या आपके साथ अगर आपको लग गया कि फ्रॉड हो गया तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो यही है कि आप अपने बैंक कॉल करें, अपना कार्ड बंद करवाएं, ब्लॉक करवाएं ताकि आपकी जो अमाउंट है वो बच सके, वो आगे आगे चलेगी, फिर आप बस मुश्किलात में पड़ गए हैं। मेन मकसद भी ज़्यादातर यही होता है कि आपसे पैसे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लूटे जा सकें, तो आपने अपना अकाउंट जो है उसको सिक्योर बनाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कोई भी लिंक नहीं खोलना, चाहे चालान के नाम पर आए चाहे किसी भी चीज़ पर आए। अगर किसी भी सर्विस का कोई होता है टैक्स तो वो उसी के कोड के साथ ही आता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी अननोन नंबर से आपको कॉल आ रही है, मैसेज आ रहा है, आप लिंक खोल रहे हैं तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। और स्पेशली ये बुजुर्गों के साथ भी माहम ये ना हो, बड़ा बुरा ये नज़ारा होता है। ये बहुत अच्छे नज़ारों की भी बात कर लें, अच्छे नज़ारों की बात कर लूँ। चले हाँ, वाकई माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं, थोड़ा वादियों में आपको ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, सैरें कराते हैं। मोबाइल भी जहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ मोबाइल के सिग्नल ही ख़त्म हो जाएंगे। अब हम कुदरत की बात करते हैं तो ऐसे शाहकार का तसव्वुर करते हैं जहाँ ज़मीन जो है वो आसमान से बातें करती हो, जहन में दोसाई का नाम उभरता है। वाह, बहुत खूबसूरत जगह मैं पर्सनली देख कर आई हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में समंदर की सतह से औसतन 4114
मीटर की बुलंदी पर वाक़ ये पार्क दुनिया के बुलंद तरीन सतह मरतफ़ा में शुमार होता है। और इसकी इनफरादियत सिर्फ इसकी बुलंदी नहीं है बल्कि इसका वो जोग्राफियाई महल वक़्फ़ है जहाँ हिमालय और कराकोरम के अजीम पहाड़ी सिलसिले पामीर हाईलैंड्स के साथ आकर मिलते हैं। और यहाँ की फ़ज़ा में ऑक्सीजन कम और फ़ज़ाई दबाव शदीद है। और 1993 में कायम होने वाला ये नेशनल पार्क महज एक सियाहती मकाम नहीं बल्कि दरियाए सिंध को सैराब करने वाले ग्लेशियर्स का एक अहम मंबा भी है। यहाँ की नबातात और हैवानात में पाया जाने वाला तनू इसे मुहक्किकीन और फितरत पसंदों के लिए एक ज़िंदा लेबॉर्ट्री बना देता है जहाँ शदीद सर्दी और खामोशी के दरमियान ज़िंदगी एक अलग ही अंदाज में सांस लेती है। और माहम आपने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है। देवसाई की असल पहचान तो यहाँ का नायाब भूरा यानी ब्राउन रीच है। इस नेशनल पार्क के क़याम का बुनियादी मकसद ही इस नायाब नस्ल को मातूम होने से बचाना था और आज ये उनकी नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन देवसाई का जादू सिर्फ रीछों तक ही महदूद नहीं है। यहाँ मौजूद शिव केसर झील अपनी नीलाहट और बुलंदी की वजह से पूरी दुनिया के सयाहों को अपनी जानिब खींचती है। 14,000 फीट की बुलंदी पर ताज़ा पानी की झीलें किसी मोज़े से कम नहीं हैं। ये मकाम हिमालय की वो गोद है जहाँ रंग बिरंगे जंगली फूल गर्मियों में एक ऐसा कालीन बिछाते हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। और सयाहों के लिए ये पुरकशिश तो है ही। देवसाई की मिट्टी, इसका पानी और इसका सुकून हमें ये बताता है कि ये खित्ता पाकिस्तान का वो अनमोल हीरा है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी और नक्शे पर आपको नहीं मिलती है। और यहाँ पर अगर आप जाएँ तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि भूरे रीच की ये जनाब आमाज गया उसके लिए अब इसको बसाया गया, तो कुरतुलैन वाला भी कुरतुलैन बलोच वाला वाक़या भी आपको याद है। तो आपने इन रीछों को कुछ खिलाने नहीं लग जाना, इनके लिए कोई आपने खुराक ऐसी नहीं छोड़नी। और वाइल्ड लाइफ वाले जो आपको एहतियात कहें वो जनाब आपने ज़रूर अपनानी है ताकि आप अगर यहाँ का ट्रिप करें तो आप खैर खैरियत से वापस भी आएँ और खैरियत से वापस आएँ। और जितना देवसाई के बारे में सुन लिया अब तो वाकई दोबारा जाने का आपका दिल कर रहा है। दोबारा जाने का दिल करे। बहुत ही खूबसूरत जगह है और आप बड़ा सुकून महसूस करते हैं और हर शय से दूर पुरसुकून ज़िंदगी। थोड़ा देर आप ऐसे होता है कि आप अपने आप को रीसेट करके आ गए, तो बड़ी ज़बरदस्त जगह डिटॉक्स है ये। जी डिटॉक्स है। और आगे बढ़ना है आप थोड़ा सा बढ़ में अब हम कुछ तालीम के बारे में बात कर लें। पाकिस्तान से बाहर तालीम या मुलाजमत के लिए जाने वाले हर शहरी को एक कठिन मरहले से गुजरना पड़ता है और वो है जी वजारत ख़ारिजा से दस्तावेज़ात की तस्दीक। अगरचे ये आलमी सतह पर एक सिफारती ज़रूरत है ताकि रियासत पाकिस्तान ये तस्दीक करे कि आपकी डिग्री मुस्तनद है, लेकिन अवाम की तरफ से इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। शहरियों का सवाल है कि जी जब एक तालीमी डिग्री पहले ही HEC जैसे मजाज इदारे से तस्दीक शुदा होती है तो फ़ॉरेन ऑफिस की बार बार की ये मोहरें क्यों लाजिम हैं, जहां एक तरफ इस्लामाबाद और दीगर शहरों में तस्दीकी जो है वो हॉल्स कायम हैं और ऑनलाइन बुकिंग की भी सहूलत है, वहीं जो ये चार्जेज़ हैं कुरियर चार्जेज़ हैं वो तवील इंतज़ार ने जो है आवाम को जहनी कोफ्त में मुब्तला कर दिया। इस पेचीदा सूरत हाल पर माहिरीन की राय भी मुनकसिम है। एक तबके के ख्याल में मुल्क में जाली डिग्रियों की बहुतात की वजह से वजारत खारजा की QR कोड स्टैंप और क्रॉस चेकिंग इंतहाई ज़रूरी है ताकि बैरून मुल्क पाकिस्तान की साख बरकरार रहे। ताहम दूसरी जानिब का मौक़िफ़ ये है कि HEC से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने, इदारे से दोबारा तस्दीक के बाद फ़ॉरेन ऑफिस से डिग्री की तस्दीक एक ऐसा मरहला होता है जो समझ से बालातर है, थका देने वाला होता है, आपको पैसे भी उसमें लगते हैं, वक्त भी लग रहा होता है, दोहरी मुशक्कत है और तलबा ज़हनी दबाव का शिकार भी हो जाते हैं कि हमने डिग्री लेके कोई गलती तो नहीं कर ले। अब देखते हैं कि अरबाब इख्तियार इस अमल को करप्शन से पाक बनाने के लिए क्या इकदाम उठाते हैं और ऑब्वियसली हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कोई ना कोई स्टेप्स जो है वो ज़रूर लेने चाहिए। जब डिग्री दे रहे हो तभी कोई इस तरह का मरबूत निज़ाम बनाया जाए, डिग्री ऐसी हो कि जनाब उसको दोबारा बार बार वेरीफाई कराने की ज़रूरत ना मिले। हाँ, और ये टेस्ट को खुदारा 1 डे में बदल दें। हम आपकी बड़ी मेहरबानी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है जनाब, अगले मंडे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह के बाद।